became the base Abramsh became the base for the modern languages to grow up. Okay, तो हुआ क्या कि by the next 500-600 years, okay ना, अगले 400-500 साल तक आते-आते हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि आधुनिक भाषा जिसे आज की तारीख में गुजराती कहते हैं, मराठी कहते हैं, पंजाबी कहते हैं, है ना, पंजाबी बाद में क्या कह सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट के बाद आई, पर इन सब का डेवलपमेंट आपको यहाँ से मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, तो इट इज द अभ्रंश लिटरेचर, गेटिंग पॉइंट, ओके, which is called as the corrupt form or mixed language, okay ना, समझे, इसको corrupt form या mixed language के रूप में हम लोग पहचानते हैं, that has led to the development of the modern languages, getting on, okay, this modern languages are in of the North India precisely, है ना, तो this will include the Gujarati language, this will include the Marathi language, this will include the Rajasthani language, है ना, समझे, getting on, okay, this will include the Sindhi language, okay ना, समझे, और भी आपको सैकड़ों जितनी भी भाषाएं आपको देखने को मिल रही है, हिंदी देखने को मिल रही है, बंगाली देखने को मिल रही है, ये सब कुछ बेसिकली इसी पीरियड के अंदर तो निकल के आई है, getting on, उर्दू भी अभ्रंश है, उर्दू अल्टीमेटली देखो इट्स व्हाट है ना, उर्दू ही अभ्रंश है ना सर, ओके, अभ्रंश ही उर्दू है, क्योंकि उर्दू भी मिक्सचर है ना, उर्दू क्या है, मैंने बताया पर्शियन और उसका, तो उसको बेसिकली ये अभ्रंश के कारण ही बना, और ये मेन निकल के आया है सर इस तरह से सर, ओके, तो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड सर, है ना, समझ, गेटिंग ओके, मैथिली के बारे में मेरे को आई एम नॉट मतलब है ना रेड मच अबाउट मैथिली, सो आई वोंट बी एबल टू गिव ऑन दैट पार्ट सर, ठीक है, गेटिंग ओके, अब आप देखिए कि इसमें दो चीजें हुई सर, है ना, समझे, ये भाषा की डेवलपमेंट हुआ, ये भाषा में फिर स्क्रिप्ट आई सर, है ना, ये स्क्रिप्ट हमारे लिए अलग है सर, है ना, समझे, चेतन देवनागरी इज स्क्रिप्ट, ओके ना, समझे, इट इज एन आउटकम ऑफ द नगरी स्क्रिप्ट, ओके, पहले क्या था कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी ना, आप देखिए संस्कृत में जो स्क्रिप्ट थी कौन सी थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी सर, ठीक है, गेटिंग ओके, विल सी कि यहाँ पे भी आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है सर, गेटिंग ओके, फिर ग्रेजुअल सेंस में क्या हुआ कि नगरी स्क्रिप्ट निकल के आई सर, ओके, नगरी स्क्रिप्ट से वी विल कम टू नो कि देवनागरी स्क्रिप्ट निकल के आती है, तो देवनागरी स्क्रिप्ट जहां हम लोग देखते हैं कि इट्स एन आउटकम सर, है ना, समझे, तो इंडिजिनस लैंग्वेज के अंदर आपको ज्यादातर ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिलती है ना, खरोष्टी वाज बीइंग रिटन इन द अरबिक लैंग्वेज, ओके, हमारी भाषाओं में नहीं थी ना, हम लोग तो इंडियन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो इस तरह से भाषाओं का विकास हमें देखने को मिला सर, है ना, और अभ्रंश भाषा अल्टीमेटली वी विल कम टू नो कि निकल के आई इन द मिडिवल एरा, अर्ली मिडिवल, तो बाय 1000 सर, है ना, गेटिंग ओके, बाय 1000 CE onwards, okay, ना we will find the greater use of the Abramsh, okay, हमें ये चीज देखने को मिल रहा है अभ्रंश की ग्रेटर यूज में, अब भाई ये सब भाषा तो नॉर्थ में बोली जाती थी, साउथ में क्या था सर, ठीक है, समझे, ये सवाल आपको आना चाहिए कि मास्टर ये जो भाषा बोली जा रही थी ये तो नॉर्थ में बोली जा रही थी, व्हाट वाज हैपनिंग इन द साउथर्न पार्ट सर, ओके ना, समझे, सो इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, गेटिंग ओके, सो देयर वाज अ लैंग्वेज कॉल्ड एज द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, मैंने बताया भाषा के अलग-अलग समूह हैं सर, ओके, सबसे ज्यादा इंडो आर्यन बोली जाती है, उसके बाद दूसरी भाषा जो भारत में बोली गई है वो द्रविडियन लैंग्वेज, ओके, द्रविडियन इज द सेकंड ग्रुप ऑफ लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा बोली जाती है सर, ठीक है, इसमें फिर अलग-अलग ग्रुपिंग है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग्स, ओके ना, समझे, ये ग्रुपिंग में वी विल कम टू नो कि तेलुगु भी आती है, इसमें तमिल भी आती है, इसमें कन्नड़ा भी आती है, इसमें मलयालम भी आती है, इसमें गोंडी भी आती है, इसमें कोंडी भी आती है, मतलब इसमें बहुत सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस आती है, इनफैक्ट ऐसी लैंग्वेज जो बलूचिस्तान में बोली जाती है वो भी आती है सर, यू नो दैट, ओके ना, समझे, बलूची लैंग्वेज का जो रूट है वो द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज में है सर, ठीक है, मतलब इट्स वेरी ह्यूज ग्रुप ऑफ लैंग्वेज एंड ऑलमोस्ट ये दो में ही कवर हो जाता है, बाकी तो सब माइक्रो पॉपुलेशन है, परसेंटेज में है, जो साइनो टिबेटन ऑस्ट्रिक और निग्रो ग्रुप ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं सर, ठीक है, अब भारत के अंदर भी की दूसरी भाषा ये भी आई सर, गेटिंग ओके, एंड द सेकंड ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस that is the Dravidian group of language, okay ना, समझे, this includes multiple languages, this includes the four state languages that we see in the present day, that is the Telugu language sir, that is the Tamil language sir, getting okay, that we see over here in the form of Kannada language sir, and we also see the Malayalam sir, एंड दिस लैंग्वेज इज आल्सो इवोल्यूशन, मतलब से फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें आप देखना तो ब्रूही लिख सकते हो, ब्रूही यहाँ पे बोली जाती है बलूचिस्तान में, मैंने बताया, इसमें आप गोंडी लिख सकते हो, गोंडी सेंट्रल इंडिया के अंदर बोली जाती है सर, ठीक है, समझे, फिर इसमें और भी ट्राइबल लैंग्वेज है बट मेरे को याद नहीं आ रही है, बहुत सारी कम्युनिटीज है जो स्पीक करती है सर, ठीक है, कोडागू करके ट्राइब है सर, वो भी बोलती है, तुलु है, इसने किसने लिखा अपने नौफा ने लिखा सर, तुलु ना, गेटिंग ओके, सो इन कर्नाटका देयर इज अ कन्नड़ा स्पीकिंग पॉपुलेशन, देयर इज आल्सो तुलु स्पीकिंग पॉपुलेशन सर, आई गेस आपके यहाँ पे साउथर्न साउथर्न साइड में तुलु बोली जाती है ना सर, ठीक है, साउथर्न कर्नाटक में मतलब मडिकेरी और उसके नीचे वाले रीजन में, हाँ नौफन आपकी है ना, मैंगलोर ये सर, ठीक, तो ब्रूही ब्रूही सर ना, समझे, ब्रूही या ब्रूही इज अ लैंग्वेज दैट इज बीइंग स्पोकन इन द बलूचिस्तान रीजन सर, गेटिंग ओके, ब्रूही ब्रूही BRAHUI सर, समझे, गेटिंग ओके, तो बहुत सारी भाषा हमको यहाँ से मिलेगी सर, ओके, अब सवाल ये है कि ये भाषाओं का विकास कैसे हुआ, समझे, अब जैसे तमिल देख लो सर, ठीक है, गेटिंग ओके, तो तमिल इंडिजिनस है, हमने देखा राइट फ्रॉम द एंशिएंट एरा, बट तमिल के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा था कि संगम पीरियड से इसकी ओरिजिन हो चुकी है सर, गेटिंग ओके, सो इट कंटिन्यू टू ग्रो सर, तेलुगु लैंग्वेज अगर आप समझने की कोशिश करिए तो ये भी निकल के आई थी इन द लेटेस्ट स्टेजेस, ओके, कन्नड़ा, मलयालम इज एन एग्जांपल ऑफ अभ्रंश, ओके ना, मलयालम इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अभ्रंश, इंटरेस्टिंग कहानी है सर, मलयालम भाषा को मनी प्रॉब्लम कहते थे इन द एंशिएंट पीरियड सर, ठीक है, गेटिंग ओके, मनी प्रॉब्लम वाज अ टर्मिनोलॉजी दैट वाज यूज्ड फॉर द मलयालम, इसका मतलब होता था मिक्सचर्स ऑफ पर्ल्स एंड द डायमंड्स एंड द ज्वेल्स, ओके, पर्ल्स एंड द ज्वेल्स का मतलब क्या है कि पर्ल्स एंड डायमंड्स का मिक्सचर क्या है कि लोकल भाषा के साथ संस्कृत भाषा का मिक्सचर किया गया, तो एक भाषा को मोती कहा गया और एक को हीरा कहा गया सर, समझे, तो यू विल फाइंड कि नौफान आपके स्टेट में जो भाषा है सर, ना, समझे, इसको मनी प्रॉब्लम कहते थे, मनी प्रॉब्लम का लिटरल मीनिंग हो रहा था कि इट वाज अ मिक्सचर ऑफ द ज्वेल्स एंड द डायमंड्स, ओके, एंड इस तरह से लोकल भाषा का प्रभाव, इसमें तमिल इन्फ्लुएंस भी था और संस्कृत इन्फ्लुएंस है ना, संस्कृत मलयालम में बहुत संस्कृत वर्ड है, ठीक है, तो इस तरह से हम तुमको कि इसका डेवलपमेंट हुआ, इनफैक्ट सबसे लास्ट डेवलपमेंट इन चार में से मलयालम का हुआ था, ठीक है, समझे, मतलब सबसे पहले ऐसा कहते हैं कि तमिल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, फिर ग्रेजुअल सेंस में कन्नड़ा का डेवलपमेंट हुआ, कन्नड़ा बननी शुरू हो गई थी बाय द राष्ट्रकूटा पीरियड सर, है ना, हमने पढ़ा था पिछले क्लास के अंदर कि राष्ट्रकूट तक आते आते निकल के आ चुकी है सर, ठीक है, समझे, ये क्या कह सकते हैं चालुक्य और राष्ट्रकूट के ट्रांजिशन में ही है ना, समझे, एंड फिर तेलुगु भी बननी शुरू हो गई थी बाय 11th सेंचुरी, ओके, एंड देन वी विल सी मतलब 10th 11th सेंचुरी फिर मलयालम आई है ना, तो मलयालम इज सीन एज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, ओके, तेलुगु बिकेम मोर पॉपुलर इन द विजयनगर पीरियड नो डाउट, बट इट इज सीन एज अ लैंग्वेज जो काफी पुरानी थी सर, है ना, समझे, तो इस तरह से व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी विल कम टू नो कि न्यू लैंग्वेजेस विल इमर्ज इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री सर, ओके, अब देखिए इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रिक ग्रुप है, ऑस्ट्रिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर भी भारत में और भी नॉर्थ ईस्ट की भाषा है सर, ठीक है, समझे, इसमें मुंडा ग्रुप भी आता है सर, है ना, तो मुंडा लैंग्वेजेस आपको मिलती है, विल कम टू नो कि संथाली भाषा आपको देखने को मिलेगी, तो और भी है बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस पार्ट, है ना, समझे, चलिए अब हमें बेसिकली देखना है कि इनके ग्रोथ के पीछे के फैक्टर्स क्या थे सर, है ना, समझे, तो इतनी सारी भाषा बनी, कहीं नॉर्थ में बनी, कहीं साउथ में बनी सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ओके, कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि और भी भाषाएं थी जो लोकल बोलियों के रूप में हमको यहाँ से मिल जाएगी सर, ओके, सो नाउ द क्वेश्चन कम्स इनटू द पिक्चर कि व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस, गेटिंग ओके, एंड व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पांसिबल सर, ओके ना, तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया कि द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस क्या थी सर, ओके, अब यहाँ से ये सवाल आता है कि व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस सर, ठीक है ना, गेटिंग ओके, देखो इंडो साइनो या सियामीज ग्रुप जिसे पहचानते हैं सर, है ना, उसमें बहुत सारी भाषाएं आती है सर, ठीक है, फिर इसी में से ही आप समझने की कोशिश करोगे ऑस्ट्रिक लैंग्वेज के अंदर भी आपको मिल जाएगी सर, ठीक है, फिर वी विल कम टू नो कि टिबेटन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस में हिमालयन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है, मतलब बहुत सारी है, मेरे को भी याद नहीं इसका पूरा मतलब है ना जो हायरार्की है, पर मेरे को ये मेन पता है कि इंडो आर्यन में इतनी आती है, द्रविडियन में ये चार है और बाकी रीजनल डायलेक्ट्स भी है, तो द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज में बलूचिस्तान की ब्रूही याद रहती है, इनफैक्ट इसके लिए वो द्रविडियन ओरिजिन की जो स्टोरी है ना, वो यहाँ पे एक लोग ये कुछ ऑथर्स कहते हैं कि द्रविडियंस मूल इंडिजिनस लोग थे, हड़प्पन से, बलूचिस्तान और हड़प्पा का पार्ट था ना, फिर जब आर्यन इन्वेजन हुआ तो उनको नीचे आना पड़ा सर, ठीक है, तो वो इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि देखो ब्रूही एंड तमिल बोथ आर बेसिकली काइंड ऑफ बिलोंगिंग टू द सेम द्रविडियन ग्रुप, ओके, एंड दे हैव
many root words which are common. Okay, so one of the major factors with respect to the Aryan invasion is this: the Baluchi people or the original indigenous Harappan people, they had to migrate down to South India, and they brought the Bruhi, and the growth of Tamil will take place. Getting point. Okay, तो इस तरह से we will come to know कि इस तरह की कहानी बताते हैं, पर ये 100% सही नहीं है, हमको पता होना चाहिए। देखिए कि फैक्टर्स क्या थे इसके अंदर, है ना? इतनी सारी भाषा बन के आई, इसके फैक्टर्स कहाँ-कहाँ मिलते हैं सर, ठीक है? ओके, तो फैक्टर्स के अंदर हमें 3-4 फैक्टर्स देखने हैं सर, ओके। इसमें हिस्टोरिकल फैक्टर या पॉलिटिकल फैक्टर भी है, इसमें सोशियो कल्चरल फैक्टर भी है सर, इसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर भी निकल के आएँगे सर, ठीक है ना? समझे? और वो भाषा का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होगा जहाँ पे लिटरेचर बन के आया सर, ठीक है ना? समझे? देखो, रीजनल लैंग्वेजेस के ग्रोथ में लिटरेचर का अपना बहुत खुद का योगदान है सर, ओके। कोई भी भाषा भाषा के रूप में अस्तित्व में नहीं टिक पाएगी अगर उसका साहित्य ना बना हो सर, क्योंकि बोली कितने लोग बोल पाएँगे? और दूसरी बात ये है कि अगर बोली है, तो हो सकता है कि एक जनरेशन में उसकी मृत्यु हो गई या वो खत्म हो गई, तो आगे की जनरेशन में शायद पास ऑन ना हो सर, ठीक है? सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन इंस्टीट्यूशंस आर वेरी मच इंपोर्टेंट सर, वेरी इंपोर्टेंट, ओके। सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि द ग्रोथ ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस और द रीजनल लैंग्वेजेस इन इंडिया हैड मल्टीपल फैक्टर्स, ओके ना? इसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पांसिबल थे। ये फैक्टर्स के अंदर अगर आप क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट लिख सकते हो, तो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि कैसे इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ भारत के अंदर और कैसे द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। एक फैक्टर इसमें बड़ा कॉमन था, वो था अपभ्रंश का डेवलपमेंट होना सर, ठीक है ना? समझे? अपभ्रंश इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर थ्रू व्हिच द रीजनल लैंग्वेजेस हैड इमर्ज्ड इन इंडिया सर, ठीक है ना? समझे? अभ्रमाइजेशन जिसे हम लोग कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण स्थानिक भाषा इन द बिफोर द मेडिवल एरा हैड ऑलरेडी स्टार्टेड सर, समझे? एंड राइट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड दैट वी कैन सी सर, ओके। इसमें आप मलयालम का एग्जांपल लिख सकते हो, इसमें आप तमिल के अंदर भी लिख सकते हो कि तमिल हैड सो मच ऑफ संस्कृतिक इन्फ्लुएंस एज़ वेल। वी विल फाइंड कि इसके अंदर आप क्या कह सकते हैं कि इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज का ग्रोथ और बाकी सारी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो कि कैसे ये निकल के आई थी सर, ठीक है ना? समझे? तो ये एंशिएंट से ही बनना शुरू हो गया था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये एंशिएंट से जैसे ही ट्रांजिशन हुआ इन दी पोस्ट गुप्ता पीरियड सर, समझे? द पोस्ट गुप्ता पीरियड इज अ वेरी इंपोर्टेंट पीरियड विद रिस्पेक्ट टू इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इसी के समय पे पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल चेंज और सोशल कल्चरल चेंजेस होने की बड़ी मात्रा में शुरुआत हुई। अब देखिए गुप्ता तक अभी भी हमें सांस्कृतिक भाषा का प्रभाव बहुत मिलता है सर, ठीक है? बट इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड वी डू नॉट सी मच डेवलपमेंट ऑफ द सांस्कृतिक लिटरेचर सर, ओके। वन ऑफ द मेजर रीजंस इज दैट कि इस पीरियड के अंदर भारत के अंदर क्या हुआ, रीजनलाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट निकल के आया था। ये रीजनलाइजेशन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हुआ था, या इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वो फ्यूडलिज्म की भी पूरी बजाई थी सर, याद है कि नहीं आपको सर, ठीक है? सो व्हाट हैपेंड इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, the regional identities were created sir, okay. This regional identities were starting to, or they started giving physical influence and patronage to the local languages, okay, getting point, okay. So what is happening, जैसे बंगाल के अंदर डेवलपमेंट हुआ, जैसे आप साउथ के अंदर देखोगे, दक्कन में देख लोगे, गुजरात के अंदर देखोगे, सब जगह के ऊपर आपको इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही थी सर, ठीक है? So this is how we will see कि regional identities were getting stronger, okay. And when the regional identities were getting stronger, we will also find contemporary to that the Abhramsh was given more of the patronage by the local rulers, okay ना, समझे? अब ये Abhramsh बेसिकली कौन सा था, वो कोई भी हो सकता है ना, getting point, okay. तो वो गुजरात में, गुर्जर प्रदेश में गुर्जर भाषा का डेवलपमेंट होना, या गुजराती भाषा लेटर ऑन पीरियड में आई, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, वो सब कुछ आपको यहाँ से मिलती है, getting point, okay. तो होता क्या है कि एक तो रीजनल आइडेंटिटीज का क्रिएशन ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है सर, ठीक है? ये रीजनल आइडेंटिटीज अल्टीमेटली अगर आप समझोगे तो अभ्रंश को सबसे ज्यादा पैट्रोनेज देने की शुरुआत करती है, और ये पैट्रोनेज स्टेट पैट्रोनेज के रूप में था। इसके कारण भाषा का भी डेवलपमेंट हुआ और भाषा से साहित्य का विकास होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है ना? समझे? सो इट लेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिटरेरी ट्रेडिशंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर, कैरिंग ऑन, ओके। इस बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो कि ग्रेजुअल सेंस के अंदर जो भी मोनार्कीज थी, जो किंगडम्स हुआ करते थे सर, ठीक है ना? समझे? इनके यहाँ पे संस्कृत की लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस जो है वो धीरे-धीरे कम हो रहा है सर, ठीक है ना? कैरिंग ऑन, ओके। क्योंकि हमें पैट्रोनेज नहीं मिल रहा है सर, है ना? समझे? हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि स्कॉलर्स की कमी हो रही है सर, ठीक है ना? समझे? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो रीजनल आइडेंटिटीज थी वो अपने हिसाब से कार्य करने की शुरुआत कर रही है सर, ठीक है? तो इमर्जेंस ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स एट दैट टाइम दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर द स्टेट पैट्रोनेज हैड गॉन डाउन सर, कैरिंग ऑन, ओके। ग्रेजुअल सेंस में क्या हुआ कि राजपूत पीरियड तक आते-आते, खास करके अगर आपको याद होगा सर, ओके, ये राजपूत पीरियड तक आते-आते इंडिया में पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो गया था सर, है ना? और ये फ्रेगमेंटेशन का परिणाम ये था कि वी विल कम टू नो कि मोर एंड मोर ऑफ अपभ्रंश और रीजनल लैंग्वेजेस वर पैट्रोनेज, ओके ना? सो द चालुक्यस और द राष्ट्रकूटा started giving patronage to the Kannada literature along with Sanskrit, okay. We will find the Pallavas started giving patronage to Sanskrit and Tamil both sir, okay. The Palas started writing down the Bengali literature in the form of Charyapada sir, Charyapada was the early form of Bengali literature, and they gave more patronage to Buddhist literature, and we will come to know that that also had influence in the local and the Tibetan languages, okay. So what is happening sir, okay, Sanskrit is losing the patronage even in the religious sphere as well sir, ना religious sphere समझ में आता है कि नहीं आता आपको सर, ठीक है? कि भाई जो धर्म का एंगल था, खास करके अगर आप समझने की कोशिश करिए कि हिंदुइज्म हो गया हो, बुद्धिज्म हो गया हो, जैनिज्म हो गया, सब जगह के ऊपर हमें फर्क देखने को मिल रहा था सर, कैरिंग ऑन, okay. And that is one of the reasons कि in all the religious sphere, even the local dynasties, okay, they started giving patronage to their own languages or whatever they find it convenient upon सर, समझे? और इसके कारण जो साहित्य बन के आया सर, ठीक है? वो साहित्य में वी विल कम टू नो कि संस्कृत साहित्य कम हो रहा है तो उतनी क्वालिटी ऑफ वर्क्स हमको नहीं मिलेंगे सर, वेरी गुड, ओके। दूसरी कहानी हमको यहाँ से ये देखने को मिलती है, ये 1000 तक चला सर, है ना? समझे? इसकी कहानी में हम लोग, ये तीसरा पॉइंट आएगा ना सर, हमें सेकंड पॉइंट ये लेना रीजनल लैंग्वेजेस, नहीं ये तीसरा लिखो, पोस्ट गुप्ता पीरियड, इसको चौथा पॉइंट डाल दो सर, ठीक है? तो चौथा पॉइंट हम लोग इसके अंदर से लिख सकते हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ दी लोकल लैंग्वेजेस। ये रीजनल लैंग्वेजेस के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हम लोग लिखेंगे सर, ठीक है ना? समझे? सो ये जो रीजनल किंगडम्स थे सर, ना समझे? ये रीजनल किंगडम्स के अंतर्गत वी विल कम टू नो कि इनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी लोकल लैंग्वेज में ही आ रही थी सर, ठीक है ना? समझे? एंड दे रियलाइज दिस पार्ट कि द लोकल लैंग्वेजेस हैज टू बी इंक्लूडेड सर, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड टेक्स्ट ऑफ दैट टाइम दैट patronized the local language. Say for example लेखा पद्धति सर, ठीक है ना? समझे? लेखा पद्धति was one of the texts that was composed in the early medieval period only, in the transition of the Gujarat and Rajasthan region, जहां लोकल भाषा के प्रभाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है सर, ठीक है ना? ओके। वही चीज हमें राजपूत डायनेस्टीज के अंदर भी देखने को मिल रही थी, एंड राजपूत डायनेस्टीज भी विल सी कि लोकल भाषा की तरफ झुक रही थी सर, ठीक है ना? समझे? सो अलोंग विद संस्कृत दे वर यूजिंग मोर एंड मोर थिंग्स, ओके। तो ये चीज यहाँ से होती है। इसके बाद हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे द तुर्किश कॉन्क्वेस्ट, ओके ना? समझे? और द तुर्किश इंपैक्ट ऑन इंडिया सर, है ना? समझे? तो विद रिस्पेक्ट टू द तुर्किश इंपैक्ट ऑफ इंडिया, वी विल फाइंड कि द पर्शियन बिकेम द स्टेट लैंग्वेज, ओके ना? अभी हमने पढ़ा कि पर्शियन जो है वो स्टेट लैंग्वेज के रूप में चली गई सर, ओके। और पर्शियन स्टेट लैंग्वेज के ऊपर चली गई तो ऑब्वियस है कि विल कम टू नो कि पर्शियन को यहाँ से इंपॉर्टेंस मिलता है, संस्कृत ऑलरेडी डाउन चली जाती है सर, गेटिंग ओके। एंड साइमल्टेनियसली वी विल सी कि जो लोकल रूलर्स हुआ करते थे, ये लोकल रूलर्स ने अपनी लोकल लैंग्वेज के ऊपर अपना प्रभाव या अपनी कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस कंटिन्यू रखी सर, गेटिंग ओके। तो व्हाट इज हैपनिंग कि दो प्रभाव आपको यहाँ से मिलते हैं। इसके कारण संस्कृत आपकी डाउनफॉल में चली गई है ना, पर्शियन को स्टेट लैंग्वेज बनाया। इसके कारण प्रीस्टली क्लास का जो इंपॉर्टेंस था वो भी खत्म हो जाएगा सर, है ना? गेटिंग ओके। क्योंकि संस्कृत व्हिच वाज स्टिल बीइंग यूज्ड फॉर द राजपूत डायनेस्टीज में, जैसे आप देखोगे तो पृथ्वीराज चौहान और उसके आगे पीछे के पीरियड में संस्कृत चल रही थी, संस्कृत की पाठशाला बनाई थी, राजा भोज ने भोपाल में बनाई हुई थी, पृथ्वीराज चौहान ने मतलब अजमेर में के अंदर संस्कृत की पाठशाला थी, और भी इंस्टीट्यूशंस है, वो सब की सब धीरे-धीरे खत्म हो गई सर, ठीक है? क्यों खत्म हो गई? क्योंकि स्कॉलर्स बचे नहीं थे सर, गेटिंग ओके। दूसरे वी विल सी कि इंस्टीट्यूशंस नहीं बचते हैं। तीसरी कहानी हमें देखने को मिल रही है कि
एक एक प्रकार की जो प्रीस्टली क्लास था सर, है ना समझे, जो संस्कृत भाषा को चला के रख रहा था, उसका भी इम्पोर्टेंस खत्म हो गया सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो व्हाट इज हैपनिंग कि संस्कृत व्हिच वाज़ बीइंग स्पोकन एट अ पर्टिकुलर क्लास है ना, वो भी धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और रूलर्स भी खत्म हो जाते हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। ये इंस्टीट्यूशंस में आप लिख सकते हो कि नालंदा जैसी संस्था, जो सबसे प्रोमिनेंट संस्था के रूप में थी, जहाँ संस्कृत भाषा का प्रभाव था, क्योंकि बुद्धिज्म में उस पीरियड में संस्कृत ही था, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। बट उसका भी डाउनफॉल आपको यहाँ से मिला। तो टर्किश कॉन्क्वेस्ट ने भी बची-कुची जो कसर थी, वो पूरी कर दी और इसके कारण भी विल सी कि रीजनल लैंग्वेजेस का ग्रोथ अब ज़्यादा मिलेगा और जो भी लोकल यूनिट्स निकल के आई थी, लोकल रूलर्स खास करके साउथ इंडिया के अंदर थे या दक्खन के अंदर थे, दे स्टार्टेड गिविंग पैट्रोनेज टू देयर ओन लैंग्वेजेस, ओके। जैसे काकटियास हमको मिलते हैं, सो दे वर गिविंग पैट्रोनेज टू द तेलुगु लैंग्वेज, ओके। विजयनगर स्टेट इमर्ज्ड, ओके ना, दे गिव मोर पैट्रोनेज टू द कन्नड़ा एंड तेलुगु, संस्कृत एज़ वेल, बट कन्नड़ा तेलुगु वाज़ द मेन फोकस, ओके। तो इस तरह से हमें क्या मिल रहा है कि अब इसके कारण बहुत सारी चीजें निकल के आई और यही लोकल रूलर्स ने वी हैड डिस्कस की जो स्टेट पैटर्न ने दिया, उसमें जो भी लिटरेचर बन के आया है, कमेंट्रीज लिखी जाती है, टेक्स्ट लिखी जाती है, वो भी ट्रांसलेशन करवा दिया ओरिजिनल बुक्स के अंदर से कि भाई देखो हम हमारा करेंगे सर, ठीक है। तीसरी टर्किश इंपैक्ट ने वी विल सी कि ट्रांसलेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया सर, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि भाई देखो संस्कृत की किताबें हमको समझ में नहीं आ रही है, सो दे वांटेड टू रीड द टेक्स्ट ऑफ संस्कृत एंड इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एंड अपॉइंटिंग न्यू स्कॉलर्स ऑफ संस्कृत इन देयर कोर्ट, जैसे ये तुर्किश रूलर्स की बात करेंगे, तो दे मेड श्योर कि भाई हम तुर्किश रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम संस्कृत की किताब खुद तो पढ़ नहीं पाएंगे, पर अगर कोई हमें ट्रांसलेट करके देगा तो हम पढ़ लेंगे। तो जैसे फिरोज शाह तुगलक की कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है या बाकी सारे लोगों की कहानी आप देखोगे, तो उन्होंने फिर ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट को ज्यादा बढ़ावा दिया सर, करेंगे ओके कि भाई कैसे भी करो हम बेसिकली ट्रांसलेशन को बढ़ावा इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे और अपनी दुकान चलाएंगे सर, है ना समझे? तो इसके कारण भी कोई नया लिटरेचर नहीं बन के आया। नया लिटरेचर नहीं बनने के कारण भी इश्यूज आपको मिलेंगे सर, ओके। तो एक ये भी पॉइंट हम यहाँ से लिखेंगे सर, ओके। लास्ट हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे वो है यहाँ पे रिलीजियस और सोशियो कल्चरल चेंजेस का डेवलपमेंट होना सर, ठीक है ना समझे? अब सोशियो कल्चरल आउटलुक बदल के आया था, वो था मेनली विद रिस्पेक्ट टू दी भक्ति मूवमेंट ऑफ दैट टाइम सर, है ना समझे? आप समझने की कोशिश करिए कि भक्ति ट्रेडिशंस भारत में दो प्रकार से निकल के आए सर, ठीक है? एक अर्ली भक्ति मूवमेंट था जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो तमिल भक्ति मूवमेंट के रूप में था सर, ओके, जिसने तमिल लैंग्वेज का सबसे ज्यादा बढ़ावा किया सर, ठीक है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक नॉन कन्फर्मिस्ट ट्रेडिशंस निकल के आई विद रिस्पेक्ट टू अलवर एंड नयनार संप्रदाय, जिनके कंट्रीब्यूशन के द्वारा हमको ये चीजें समझ में आ रही थी कि अब नया ट्रेडिशंस निकल के आ रहा है सर, ठीक है। सोशल आउटलुक के अंदर हमें तांत्रिज्म निकल के आ रहा था। तांत्रिज्म अगर आपको याद होगा तो वो भी लोकल कल्ट के रूप में था सर, है ना? तो उसका भी जो लिटरेचर था वो भी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर निकल के आया था सर, ठीक है ना समझे? सो इट वाज नेवर सांस्कृतिक इन टेक्स्ट, ओके ना समझे? करेक्ट, ओके। क्योंकि तंत्रवाद मूलतः से आप देखोगे ट्राइबल प्रैक्टिसेस, बहुत सारी मैजिको स्पिरिचुअल रिचुअल्स थे, उसके साथ मर्ज होके आ रहा था सर, ओके। सो दैट आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले सर, करेक्ट, ओके। तीसरी कहानी वी विल कम टू नो कि इसमें जो लेटर भक्ति मूवमेंट निकल के आया सर, है ना समझे? भक्ति ट्रेडिशंस के अंदर जो नॉर्थ इंडिया के अंदर संत निकल के आए हैं, वो कबीर हो गए हैं, नानक हो गए हैं, रामदास हो चुके हैं सर, ठीक है समझे? या लेटर मराठी भक्ति संत आप देख लो सर, है ना? तुकाराम हो गए हैं, एकनाथ हो गए हैं, ज्ञानदेव हो गए हैं, उन्होंने किस में अपना साहित्य प्रीच किया सर, ठीक है समझे? तो यू सी द एग्जांपल सर, करेक्ट, ओके। आप गुरु नानक को देख लो सर, है ना समझे? तो बाबा नानक बेसिकली धीरे-धीरे जो पंथिक ट्रेडिशंस को आगे शुरू करते हैं, उसमें पंजाबी भाषा का ग्रोथ होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है ना? सो इट वाज़ अ नॉन कन्फर्मिस्ट ट्रेडिशन सर, है ना समझे? भक्ति ट्रेडिशंस क्या है? नॉन कन्फर्मिस्ट है। नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब है कि भाषा को कन्फर्म नहीं करता है। ये धर्म को भी कन्फर्म नहीं कर रहा था, दर्शन को भी कन्फर्म नहीं कर रहा था। इट वाज़ आल्सो नॉट कन्फर्मिंग द लैंग्वेजेस एज़ वेल, ओके। तो इसका कहना था कि भई देखो हम हमारी भाषा में लोगों के साथ प्रीच करेंगे, हम हमारी भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनके द्वारा भी वी विल सी कि रीजनल लैंग्वेजेस का ग्रोथ किया गया सर, ठीक है ना? समझ गए ना? ओके। तो कबीर हो गए, कबीर ने जो फोक ट्रेडिशंस वी विल फाइंड कि यूज़ किए सर, ओके। और बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर लोगों को समझाने की कोशिश की सर, है ना समझे? ये क्या था? तुलसीदास जी देख लीजिए सर, ठीक है ना? ओके। तुलसीदास जी ने भी जो कंट्रीब्यूशन दिया है, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर है ना, समझे? ओके। तो रामचरितमानस का जो निर्माण किया गया तो उससे भी हमें ये पता चलता है कि रीजनलाइजेशन की बढ़ावा मिलती है सर, ठीक है? तो एवरी भक्ति ट्रेडिशन है ना, ओके, दे विल कंट्रीब्यूट इन देयर ओन वे ऑफ रीजनलाइजेशन सर, समझे? इसमें नॉर्थ इंडिया के हो गए, इसमें मराठी भक्ति मूवमेंट भी आपको यहाँ से देखने को मिलती है सर, ठीक है? मराठी भक्ति मूवमेंट क्यों? क्योंकि मराठी भक्ति मूवमेंट के अंदर आप ज्ञानदेव देख लीजिए सर, ठीक है ना समझे? या आप एकनाथ देख लीजिए सर, है ना? लेटर पीरियड तक आते थे, तुकाराम देख लीजिए सर, ठीक है? इन सब के जितने भी अभंग थे, ये सब के सब किसमें लिखे गए थे? उसमें तुकाराम तो थोड़े बाद में आए सर, है ना? 16th सेंचुरी के बाद में, शिवाजी महाराज के टाइम से। अब ज्ञानदेव और एकनाथ तो 13th सेंचुरी है, 12th एंड 13th सेंचुरी सर, ओके। सो दे कंट्रीब्यूटेड इन द मराठी लैंग्वेज डेवलपमेंट एज़ वेल सर, ठीक है ना समझे? तो वी विल सी कि इससे मराठी भाषा का ग्रोथ होने की शुरुआत हुई। यहाँ पंजाबी भाषा का ग्रोथ हो रहा है, सिखी भाषा सर, है ना? मूल तो सिखी ट्रेडिशन से निकल के आया था। ये तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस मूलतः से आप देखिए तो हिंदी की ही एक बोली थी जिसके ऊपर लिखा है। कबीर ने बीजक आप देख लीजिए, तो उसमें भी अवधी भाषा का प्रभाव, हिंदी अवधी का प्रभाव आपको मिल जाता है सर, ठीक है? तो व्हाट इज हैपनिंग सर, है ना? अवधी था ना सर, ओके। प्रॉपर हिंदी नहीं था रामचरितमानस के अंदर, पर अवधी भाषा का प्रभाव आपको मिलता है। तो दैट आल्सो शोज़ द डेवलपमेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। गुजरात देख लो सर, है ना? गुजरात राजस्थान आप समझने की कोशिश करिए, तो इस पीरियड के अंदर मीराबाई जैसे आपको भक्ति मूवमेंट के अंतर्गत संत देखने को मिलेंगे एंड शी कंट्रीब्यूटेड इन हर ओन हिंदी लैंग्वेज, ओके ना समझे? मूलतः से हिंदी की प्रभाव आपको यहाँ से मिलती है। तो हर जगह के ऊपर आपको ये मिल रहा था सर, ठीक है? इवन भक्ति ट्रेडिशन में वल्लभाचार्य आप देखोगे, वल्लभाचार्य बिलॉन्ग्ड टू दी द्वैताद्वैत दर्शन, मैंने आपको बताया था वेदांत दर्शन से, पर साहब इनका कंट्रीब्यूशन तेलुगु लैंग्वेज के अंदर आपको मिलता है सर, ठीक है ना समझे? आप भक्ति ट्रेडिशंस में ही अगर आप अर्ली भक्ति को तमिल लैंग्वेज के साथ या उसको देखोगे, क्या कह सकते हैं, वीरशैव मूवमेंट, वासवाचार्य सर, ठीक है ना समझे? वासवाचार्य के फॉलोअर्स ने वचन लिटरेचर लिखा 12th सेंचुरी में सर, ठीक है? ये भी कन्नड़ लिटरेचर का पार्ट था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो हुआ क्या कि पॉलिटिकल पैटर्नेज बदल गया सर, ओके। कल्चरल ट्रेडिशन देखो, राजा पैटर्नेज नहीं देता तो भी रीजनल, तो भी मैं कहूंगा कि रीजनल लैंग्वेज का ग्रोथ नहीं आता। पर जो सांस्कृतिक परिबल सबसे बड़ा इंपैक्ट कर रहा था वो था आपका भक्ति ट्रेडिशंस, ओके ना समझे? क्योंकि ये भक्ति ट्रेडिशंस के जो स्कॉलर्स थे या काइंड ऑफ संत थे, दे यूज्ड टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड दे यूज्ड टू गैदर अराउंड पीपल एंड सिंग द ट्रेडिशंस इन लाइक नो रिमेंबरिंग गॉड एंड अल्टीमेटली भक्ति परंपरा के रूप में। तो उसमें इनको लोकल भाषा का बहुत प्रीच करना पड़ा। सो इफ दे विल नॉट यूज द लोकल लैंग्वेज, ऑब्वियसली पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे सर, ओके। क्योंकि जो संस्कृत में जो हायर नॉलेज था सर, है ना, उसको बेसिकली स्टोरी लाइन में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता थी। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत परंपरा, नाथपंथी परंपरा मिलती है सर, है ना? गुरु गोरखनाथ है ना, उनसे ही ट्रेडिशंस में आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के सीएम भी हमको मिले सर, ठीक है? तो वी विल कम टू नो कि द मेथड ऑफ कनेक्टिंग द गॉड वाया द रीजनल इंपैक्ट और द रीजनल लैंग्वेज वेरी बेनिफिशियल सर, ठीक है समझे? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि हर जगह के ऊपर हमको यहाँ से मिलता है सर, ठीक है? इसमें आपको लिखना है, बुद्धिज्म में भी लिख सकते हो सर, ठीक है समझे? सो इवन इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, ओके ना समझे? द चर्यापद है ना समझे? दैट वाज द ओरिजिन ऑफ द बंगाली लिटरेचर सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये क्या था? सिद्ध लोगों ने लिखा था, अगर आपको पता होगा। सिद्ध परंपरा भारत के अलग-अलग विस्तारों में निकल के आई है, सिद्धि हासिल करने वाले लोग हैं। इसमें हिंदू भी थे, इसमें बुद्धिस्ट भी थे, इसमें सिद्ध परंपरा या सिद्धार्थ परंपरा के लोग थे जो तमिलनाडु में एस्टैब्लिश हुए थे सर, ठीक है ना समझे? आपको योगी मिलेंगे, आपको नाथपंथी मिलेंगे। इन सब लोगों ने रीजनल लैंग्वेज का कॉर्पस बहुत निकाला सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड दैट आल्सो बेनिफिटेड सर, ओके। इनफैक्ट इस दौर में राजा बेसिकली ट्रांसलेशन के ऊपर बहुत फोकस कर रहा था और ये ट्रांसलेशन रीजनल कोर्स के अंदर भी होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है ना समझे? जैसे चोला पीरियड में आप समझने की कोशिश करिए तो कंबन करके एक स्कॉलर हुआ करते थे, याद होगा, पंबन कहते हैं इनको। इन्होंने वी विल सी कि रामायण को तमिल से या संस्कृत से तमिल के अंदर ट्रांसलेट किया था सर, ठीक है? आपको एक तिकन्ना करके स्कॉलर देखने को मिलेंगे,
इन दी विजयनगर पीरियड सर, ठीक है ना, ट्रांजिशन टू विजयनगर पीरियड ही ट्रांसलेटेड द महाभारत फ्रॉम संस्कृत टू तेलुगु लैंग्वेज सर, ठीक है ना, समझे। तो इस तरह से क्या हुआ कि बहुत सारी किताबों का ट्रांसलेशन रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर होने की शुरुआत हो गई थी सर, गेटिंग अपार्ट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि दैट आल्सो कंट्रीब्यूटेड, इवन द चाइनीज हैड देयर ओन रामायण ट्रेडिशंस, ओके ना, समझे। वो अभ्रंश के अंदर इन्होंने लिखा था सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग अपार्ट, ओके। सो इट वाज रिटन इन द अभ्रंश लैंग्वेजेस एज़ वेल, ओके। तो हुआ क्या कि बहुत सारी भाषाएं निकल के आई, पंपा पोना रन्ना का नाम लिख सकते हो, कृष्णदेव राय का नाम लिख सकते हो सर, ठीक है ना, समझे, हु वाज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस, इन फैक्ट ही वाज अ स्कॉलर इन संस्कृत, तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज, एंड विद इन हिज कोर्ट ही हैड सो मच ऑफ स्कॉलर्स लिविंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स, ओके। तो इन सब ने कंट्रीब्यूट किया और इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि अलग-अलग भाषाओं का निर्माण हुआ। ये भाषा में फिर मराठी भाषा आई, उड़िया भाषा आपको देखने को मिलती है। इस पीरियड के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हिंदी भाषा का डेवलपमेंट होगा, असमीज़ भाषा का डेवलपमेंट होगा, पंजाबी भाषा ओवर पीरियड ऑफ टाइम निकल के आई सर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो पंजाबी भाषा बेसिकली 2 तरह से निकल के आती है, पंजाबी भक्ति परंपरा और इसमें सूफियों का भी प्रभाव था सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्योंकि ये जो सूफी थे बाबा फरीद का नाम सुना होगा सर, ठीक है। बाबा फरीद was one of the Sufi saint living in the northwest part of the country, and over a period of time we will come to know कि he contributed in a very significant way, क्योंकि 10 गुरु तो थे ही सर, है ना, समझे। तो इसमें गुरुमुखी, ये गुरु के मुख से जो भाषा बोली गई है सर, ठीक है, सिखी जो ट्रेडिशंस के रूप में निकल के उसकी भी इंस्टीट्यूशंस बन जाती है। तो होता क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल लैंग्वेजेस दैट केम अप और इस तरह से रीजनल लैंग्वेजेस का ग्रोथ हुआ सर, है ना, समझे। तो चीजें समझ में आएगी रीजनलाइजेशन और रीजनलाइजेशन के अंतर्गत कि कैसे, है ना, गेटिंग ओके। फिर इसमें आप फिर बहुत सारी क्या कह सकते हैं कि लिटरेचर लिटरेचर में फिर आप देखिए जैसे रस खान निकल के आया सर, ठीक है ना, समझे। रस खान भक्ति परंपरा के बहुत बड़े बेसिकली स्कॉलर निकल के आए और वो कृष्ण मुस्लिम थे पर कृष्ण को मानते थे सर, ठीक है ना, समझे। आप देखोगे तो इस पीरियड में सूरदास निकल के आए सर, ठीक है। सूरदास ओवर पीरियड ऑफ टाइम तो ब्लाइंड थे, बट उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी बहुत ही अलग प्रकार से थी सर, धर्म को लेके और परम तत्व को लेके कृष्ण के रूप में मानते थे सर, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती है। इनफैक्ट मलिक मोहम्मद जैसी का नाम सुना होगा आपने सर, ठीक है। जैसी ने पद्मावत जो थी वो अवधि में लिखी थी सर, ठीक है, बहुत कम लोग को पता है सर, ठीक है। जैसी रोट दिस बुक पद्मावत, जो पद्मावती के कैरेक्टर के ऊपर थी, महारानी पद्मावती के ऊपर, पद्मिनी के ऊपर, एंड अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया चित्तौड़ के ऊपर, वो लिखी गई थी। जैसी जैसी वाज अ स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ सूरी, है ना, ये सूरी लोग के कोर्ट में थे, 1540 के बाद ये किताब लिखी गई और इट वाज रिटन इन अवधि सर, है ना, समझे। तो ये दर्शा रहा है कि देयर इज सो मच ऑफ बेसिकली इंडिजिनस लैंग्वेजेस दैट वर बीइंग यूज्ड, ओके, गेटिंग अपार्ट, ओके। इसमें बहुत लोगों की आप मेंशन्स कर सकते हो, पर ओवरऑल 250 शब्दों में सवाल आएगा सर, समझे कि समझे। और 250 में आएगा तो मुझे लग रहा है कि लिख तो पाएंगे सर, ओके। बाकी तो मसाला बहुत है इसके अंदर, पढ़ने बैठोगे इधर-उधर का है, बट इसको हमने क्या है कि स्ट्रक्चर के अंदर कर दिया है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अब आपको अलग स्पेसिफिक सवाल आया कि हिंदी के बारे में बताओ, है ना, हिंदी ग्रोथ बता दो, है ना, समझे, या मलयालम की ग्रोथ के बारे में बता दो, पर वो मेरे हिसाब से लिटरेचर के पेपर में ज़्यादा आने की शक्यता है, ठीक है, समझे, गेटिंग अपार्ट, ओके। ये बेसिकली, है ना, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आर ऑलवेज द लोकेशंस, ओके ना, समझे। लोकेशंस का मतलब क्या है कि से फॉर एग्जांपल नदियों को अलग-अलग नाम से पहचाना गया है सर, ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ सर, ओके। आप देखिए कि बियास और रावी को वहाँ बड़ी कहते हैं सर, गेटिंग अपार्ट। नर्मदा के ऊपर लोकल नाम कुछ अलग होगा, पहाड़ का नाम कुछ अलग होगा सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। कोई अरण्य होगा, फॉरेस्ट होगा, तो लोकल लोग उसको अलग नाम से पहचानते होंगे। ज्योग्राफी विल ऑलवेज इंपैक्ट योर दिस ट्रेडिशंस, क्या कह सकते हैं, योर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड लिंग्विस्टिक, ओके। तो मेनस्ट्रीम लिटरेचर में जो टर्म होगी, जो लैंग्वेज में जो टर्म होगी, सेम वही की वही टर्म हमें इंडिजिनस या लोकल कल्चर में ज्योग्राफिकल रीजन में नहीं यूज होती होगी। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो जैसे आप देखिए ना कि आप कहते हो अहमदाबाद, हमें कहिए अहमदाबाद सर, है ना, कि હું અમદાવાદનો રિક્ષા વાળો 999 नंबर वाળો अहमदाबाद बताओ चालो, है ना, टिडरे ही, है ना, किशोर दा का गाना है सर, ओके। किशोर दा ने गुजराती गाना गाया था सर। तो यहाँ की लोकल भूगोल कभी भी अहमदाबाद शब्द यूज नहीं करती है। वो कहती है कि हम अहमदाबाद है, वी नेवर स्पीक अहमदाबाद, वी ओनली स्पीक अहमदाबाद। दिस इज हाउ दी लैंग्वेजेस आर इवॉल्व्ड सर, है ना, समझे। है ना, कि मैं अहमदाबाद का रिक्शा वाला हूँ। अहमदाबाद इज वेरी, मतलब रिक्शा बहुत है यहाँ पे, एक टाइम पे नहीं करके, मतलब एक टाइम तक 6 लाख के ऊपर रिक्शा अभी भी है सर, ठीक ठाक आंकड़ा होगा, 2-3 लाख तो रिक्शा है अभी भी। पहले 5-6 लाख रिक्शा हुआ करती थी। तो उसमें रिक्शा का अलग ही कल्चर, उबर थी नहीं, मेट्रो वेट्रो था नहीं तब तो 90s में 80s में ये मूवी बनी थी, माँ बाप करके मूवी गुजराती मूवी, उसमें किशोर दा ने गाना गाया था सर, ठीक है। उसमें पूरा अहमदाबाद की जर्नी दिखाई है सर, तो जैसे अहमदाबाद की अलग-अलग प्लेसेस है सर, ठीक है ना, समझे। तो देयर इज़ अ लॉ कॉलेज इन अहमदाबाद सर, ठीक है। लॉ मतलब कॉलेज है, बहुत पुरानी है। तो उसके पीछे गार्डन है, लॉ गार्डन, है ना, समझे। पर लॉ गार्डन फिर लव गार्डन बन गया है। तो उसमें आगे की लाइन आती है कि लॉ गार्डन के लव गार्डन है, हाजी ये ना समझाए, साँझ पड़े तेरा छोरा-छोरी मलवा बाँधे जाए। कि ये लॉ गार्डन है, लव गार्डन समझ में नहीं आता सर, ठीक है। ना यहाँ लोग गुटरगू करने चले जाते हैं सर, ठीक है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बहुत मस्त है सर, है ना, वो गाना ओल्ड अहमदाबाद की चाम को दर्शाता है सर। खैर चलिए, तो वापस आते हैं हम, है ना। तो हम क्या बात कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट ये स्टोरी। साइंस सिटी वाइन सिटी तो अब बन गया है सर, ठीक है ना। साइंस सिटी तो अभी 10-15 साल हुआ उसको। आई गेस 2010 के बाद बना, 2010 के ट्रांजिशन, उसके और थोड़े पहले बना होगा सर, ओके। बट इवन मन्ना डे ने गुजराती सॉन्ग गाया है। मन्ना डे पता है ना, मन्ना डे वो भी बहुत फेमस सिंगर थे सर, ठीक है। मन्ना डे साहब वो तो बंगाली थे सर, ओके ना। किशोर कुमार भी बंगाली थे सर, ओके। मन्ना डे साहब ने गाना गाया था, वो रामापीर पता है, इज अ वेरी फेमस सेंट इन गुजरात एंड राजस्थान। राजस्थान में उनका वो है, वो क्या कह सकते हैं कि वर्शिप करने को जाते थे। तो उसमें रामापीर को एट्रीब्यूट किया गया कि ये हेलो मारो सामड़ो जो रणु जाना राजा, है ना, कि रणुजा इज अ प्लेस, ओके ना, समझे। तो उसमें कहा जा रहा है कि प्लीज लिसन टू माय प्रेयर, है ना, समझे। तो मन्ना डे ने 9 वो तो ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो है सर, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, ओके। चलिए लेट मी कम बैक, ओके। तो फ्यूजन है सर, देखो भाषा भाषा ऐसे ही बनी है सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि दिस इज हाउ लैंग्वेजेस हैज इवॉल्व्ड। खैर चलो लेट मी कम बैक, ओके। तो कहानी क्या है, नहीं आता मेरे को गाना वाना, मैं आई एम द ब्लैक sheep ऑफ द फैमिली सर, है ना। मैंने कहीं पे ना म्यूजिक में इंटरेस्ट लिया, ना स्पोर्ट्स में लिया, ना पढ़ाई में लिया सर, ठीक है। माय फादर सिंग्स वेल, मेरी आपकी मैडम भी अच्छा गाती है ना, समझे। और फिर मेरे फैमिली में ज़्यादातर म्यूजिशियंस बहुत है सर, ठीक है। मतलब कोई तबला बजाता है, कोई हारमोनियम, फादर साहब हमारे घर पे कभी महफिल भी जम जाती है। महफिल मतलब ऐसे ही महफिल इसके लिए क्योंकि पीपल जस्ट गैदर अराउंड, तबला है, हारमोनियम है, मंजीरा है सर। तो मेरे चाचा लोग आ गए तो एक चाचा तबला सर, है ना, और फिर बैठ गए सर, जुगलबंदी चालू, एंड पीपल सिंग अराउंड सर, मतलब ट्रेडिशनल पता नहीं वो सीखे हुए हैं। मेरे को सीखने के लिए भेजा गया था, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे अंदर परिपक्वता का अभाव था। तो मैंने कहानी बताई थी परदेश पिक्चर की सर, समझे। तो उसमें ऐसा हुआ कि 90s की ये बात है और परदेश मूवी आया तो उसमें ये दिल दीवाना करके गाना बहुत फेमस हुआ। मेरे को ऐसा था कि मैं ये गाना सीख के इम्प्रेस करूँगा, तो मेरे को हम लोग तब पाटन रहते थे, मैं शायद तक अहमदाबाद आ चुके थे। आए थे, गए थे, वैसा कुछ था। तो फिर मेरे को टीचर के यहाँ सब मेरे फादर लेके गए, हमारे फैमिली फ्रेंड थे।
तो इसको ट्रेन कराओ, तो हारमोनियम पे ट्रेन करवा रहे थे वो, तो पहले दिन तो यूँ-यूँ करके बात हो रही थी सर, ठीक है। तो वेलकम टू नो कि मैंने बोला ये क्या सा रे पूरा 1 हफ्ता यही चल रहा है। भाई वाज़ लाइक यार ऐसा मज़ा नहीं आया सर, ठीक है समझे? थोड़ा जल्दी होना चाहिए। तो मैंने बोला ये दिल दीवाना क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके चक्कर में मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने बोला ये गलत सिखा रहा है। सो माय फादर वाज़ लाइक थोड़ा पेशेंस रख दे तू, इतना थोड़ा जल्दी ईज़ी सीखेगी। तो फिर उसके बाद छोड़ दिया तो छोड़ दिया सर, ठीक है। चलता है सर, बाकी चलता रहता है। बट आई स्टिल है ना एस्पायर कि अपन गाएँगे एक आध दिन सर, कहीं न कहीं कमरे में गाएँगे। ये है ना अपने पास माइक, इसमें गा लेंगे। चलो वापस आते हैं और लिटरेचर लैंग्वेजेज़ को खत्म करते हैं सर, ठीक है। तो देखिए कि इसमें 2 चीज़ हुई सर, ठीक है। पहली चीज़ ये हुई कि रीजनल लैंग्वेजेज़ के ग्रोथ होने के कारण सर, गेटिंग ओके, एक सवाल यहाँ से आएगा एंड यू शुड नो कि फैक्टर्स आपको पूछ सकते हैं, एग्जांपल्स पूछ सकते हैं। इसमें स्पेसिफिक सवाल उर्दू से आ सकता है, अलग से माइक्रो क्वेश्चन 10 मार्कर। दूसरा सवाल अदर लैंग्वेजेज़ में मेरा ये मानना है हिंदी से आ सकता है, पर हिंदी के ऊपर कभी बाद में पढ़ा दूँगा या हिंदी मतलब बहुत डेप्थ में हो जाएगा सर, उसके लिए आपको लैंग्वेज ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो हिंदी लिटरेचर लेना पड़ेगा या मलयालम लिटरेचर लेना पड़ेगा सर, ठीक है। क्योंकि इतना डेप्थ में नहीं पूछ सकता सर, पूछेगा तो हमारा नसीब से, ओके। दूसरा एक सवाल आया था वो है स्टेटस ऑफ संस्कृत, गेटिंग ओके ना? हाँ, मतलब ऑप्शन मिल जाएगा। देखो कुछ-कुछ टॉपिक देखो ऑप्शन में एक अच्छा बात ये है कि ऑप्शन में ऑप्शन मिलता है ना सर, समथिंग है ना? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 आर कंपल्सरी सर, ओके। रेस्ट यू कैन चूज़ आउट योर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस एज़ वेल सर, ओके। गेटिंग ओके। तो फिर उसमें देख लेने का कि किसमें ज़्यादा मसाला है, किसमें ज़्यादा लिख पा रहे हो। ईगो पे नहीं लेने का कि नहीं मैं तो ये तो लिखूँगा ही सर, ओके। मेरे को सब आता है, राजपाल यादव नहीं बनने का सर, ओके। तो 1 और 5 तो कंपल्सरी है हमारे लिए सर, है ना? रोमन नंबर 1 एंड 5 आर कंपल्सरी सर, ओके। क्वेश्चन नंबर बट देन द रेस्ट आर ऑप्शनल, तो 2, 3, 4 में 6, 7, 8 में से कोई भी कर सकते हो। तो यू विल फाइंड कि चीज़ यूपीएससी इज प्लानिंग टू कैंसल ऑप्शनल सब्जेक्ट। फिर ऑप्शनल कैंसल करेंगे फिर बचेगा क्या? ये कब से चल रहा था सर, ठीक है ना? ये कब से चल रहा था सर, ठीक है ना? ये कब से बातें चल रही थी बट देन रियलिटी ये है कि अ, देखो स्टेट पीएससी में कैंसल किए बहुत सारे स्टेट पीसीएस ने, उसके पीछे का कारण अलग है सर, ठीक है ना? समझ गए एंड वी विल सी दैट स्टेट पीएससी के सामने यूपीएससी में देखोगे तो उसमें एप्टीट्यूड लेवल थोड़ा अलग है। स्टेट पीसीएस के ऑफिशियल्स का एप्टीट्यूड पुराने टाइम पे तो बहुत अलग ही था। यहाँ यूपीएससी कह रहा है कि देखो 4 पेपर में हम जनरलाइज़ करके सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। कोई एक पेपर में अपनी प्रोफिशिएंसी बताओ, कोई एक सब्जेक्ट में, है ना? सो यू प्रूव योर प्रोफिशिएंसी इन एनी वन सब्जेक्ट, ओके। तो एक में तो कहीं भी आपका अपना स्किल दिखाना पड़ेगा ना। जीएस में तो सब बराबर है। आप देखिए रैंडम लिख के आओगे तो भी मार्क्स मिलता है। जीएस में आप इधर-उधर का व्यू कर देखो भी मार्क्स मिल जाएगा। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, वो नसीब की बात है सर, ओके। ऑप्शनल इज़ वन सा पेपर जहाँ आपको वो सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ दिखानी है कि भई नो आई एम एक्सपर्ट इन दिस एरिया, वो आपके ऊपर है। दूसरा ऑप्शनल पढ़ने से परिपक्वता बहुत आती है कैंडिडेट्स के अंदर, खास करके जितने भी ह्यूमैनिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शनल और लिंग्विस्टिक ये लिटरेचर के ऑप्शनल जिन्होंने पढ़ा है ना, कोई भी ऑप्शनल पढ़ो, कोई भी ऑप्शनल पढ़ो। आपको बहुत मतलब खास करके जो यूपीएससी सेंट्रिक है। अब इंजीनियरिंग ऑप्शन लोगे तो ऑटो मैकेनिकल हो जाएगा वो, फिर वो पूरा स्टेप बाय स्टेप होगा। पर बाकी सारे ऑप्शनल आपको बहुत हेल्प करते हैं इन द ओवरऑल मैच्योरिटी पार्ट एज़ वेल, अदर देन टेक्निकल ऑप्शंस, ओके। नॉन टेक्निकल ऑप्शंस आर ऑलवेज हेल्पिंग इन द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रेटर रियलिज्म, है ना? जैसे हिस्ट्री हम लोग इतना डेप्थ में कर रहे हैं। इतना रीजनल लैंग्वेजेस हमने कहा जीएस के पेपर में पढ़ा था। आप मुझे बताओ जीएस में कहाँ पढ़ा था? नहीं पढ़ा था सर, 1 डेढ़ घंटा कौन डिस्कस करता है? ठीक है, नहीं होता नहीं है उसमें कि भई ये हुआ, इस तरह से हुआ, कैसे डेवलप हुआ, है ना? तो आई फील दैट कि वो रहना चाहिए और इससे ह्यूमैनिटीज़ की इंपॉर्टेंस है। जिस दिन ऑप्शनल खत्म हो गया ना, भारत में सब ह्यूमैनिटीज़ की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। गेटिंग पॉइंट, ओके। समझ में आया कि नहीं आपको? हाँ, और फिर ह्यूमैनिटीज़ की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें मतलब आप देखिए फिर एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी क्या कह सकते हैं एम्पैथी जो है और कंपैशन जो है, वो कहाँ से आएगी सर? जीएस वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी एम्पैथी और कंपैशन नहीं आता है, समझे? फिर पूरा एसटीएम ही चलेगा सर, है ना? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग इधर-उधर की बातें चलेगी सर, समझे? देखो प्रशासन थोड़ा अलग है, सोचना पड़ता है देखो ये फॉरेन पॉलिसी पढ़ो, है ना? फॉरेन पॉलिसी पढ़ो, क्यों फ़र्क पड़ता है सर? बहुत सोचना पड़ता है ना सर, ओके। और फॉरेन पॉलिसी में भी सरकार कितने लोग से सुनती है? वो इंटरनल सिक्योरिटी वाले से सुनती है, वो आर्मी से सुनती है, वो इंटेलिजेंस से सुनती है, वो फॉरेन मिनिस्ट्री से सुनती है। फॉरेन मिनिस्टर अलग कहेगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अलग कहेंगे, उनकी सेक्रेटरीज़ को सुनेंगी। आपका क्या कहना है, आपका क्या? तो ये सब तो बेसिकली है ना, निकल के आता है ना सब। एकेडमिशियन से सुनती है, थिंक टैंक से सुनती है। वी हैव गॉट वेरी गुड थिंक टैंक्स ना, इरसा है, ओआरएफ है सर, है ना, समझे? आईपीसीएस है, एनएसए साहब है हमारे सर, ठीक है? सबके ओपिनियन तब जाके इसमें ह्यूमैनिटीज़ का अपना इंपॉर्टेंस है ना सर। तो ऐसा तो है नहीं। और जितने भी आप समझोगे ना, क्या कह सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस आज की तारीख में जैसे अमेरिका में ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट है या काउंसिल फॉर फॉरेन अफेयर्स है। ये 2 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो उनकी फॉरेन पॉलिसी को शेप अप करते हैं। मतलब सीआईए उसमें एम्बेडेड है नो डाउट। बट दैट शेप्स अप द नेक्स्ट 20, 50, 100 इयर्स विजन ऑफ अमेरिका। और इसमें ह्यूमैनिटी के ही लोग हैं सर, उनका काम ही है कि इसके ऊपर रिसर्च करो। तो अगर यूपीएससी पेपर चेंज करके कुछ ऐसी पेपर स्टाइल लेके आए जैसे जिसको आईएफएस रखना है, उसको बेसिकली एक अलग से पेपर देना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अलग से पेपर देना है सर, ठीक है? हिस्ट्री का तो अलग से आएगा नहीं सर, अपने तो जीएस में मर्ज हो जाएंगे, तो बात अलग है। तो फिर और 2-4 पेपर बढ़ाने पड़ेंगे। समझे? 500 मार्क इधर का जो है वो इधर करना पड़ेगा और उसमें स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डालने पड़ेंगे सर, वो सबको पढ़ाओ फिर। तो मजा आएगी सर, है ना? तो मजा आवे सर। तो जितने 10,000 लोग मेंस लिख रहे हैं वो कंपल्सरी पेपर, वो पब्लिक का एक देना है, किसका देना है, पर वो उसमें भी फिर देखो क्या होता है सर, खैर और लगभग नहीं जाएगा। इसके पहले भी बात तो हुई थी बहुत बार कि ऑप्शन हटाओ, ऑप्शन हटाओ, ऑप्शन हटाओ सर, ठीक है? बट एक ऑप्शन हटा था, दूसरा तो रह गया। लेट्स सी सर, है ना? और जाए तो फिर भी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एज़ वेल सर, है ना? तो अनप्रेडिक्टेबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना? कोई इसको रोकेगा तो नहीं सर, ओके। बट चलिए वापस आते हैं सर, ठीक है? सर डॉक्टर मोनाल पटेल सर हो गए। मेरे को नहीं, मेरे को पीएचडी में एडमिशन नहीं मिला तो मैं कैसे लूँगा सर? समझे? है ना? आई कुड नॉट गेट एडमिशन इन पीएचडी, तो हाउ कैन आई चलो तो वापस आते हैं एंड स्टेटस ऑफ संस्कृत के ऊपर चले जाते हैं कि व्हाट हैज़ बीन द स्टेटस ऑफ संस्कृत, ओके। अरे पीएचडी के लिए यार आप आई नीड टू हैव ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन दैट सब्जेक्ट, ओके। पर मेरे पास हिस्ट्री की डिग्री नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है सर। आई डोंट हैव फॉर्मल डिग्री ऑफ हिस्ट्री, नाइदर आई हैव फॉर्मल डिग्री ऑफ गवर्नेंस, पर मैं प्लान कर रहा था। सर खैर चलिए रखने, ओके। तो आप देखिए कि व्हाट इज हैपनिंग कि एक से अधिक फैक्टर आपको यहाँ से निकल के रीजनल लैंग्वेजेस में से, ठीक है। तो याद रखना कि पोस्ट पीरियड में रीजनल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट होना, ब्रह्म साहित्य का बनना, संस्कृत की अपनी धीरे-धीरे कम हो रही है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम राजपूत ब्राह्मण अलायंस थी वो टूट गई है, इसको हमेशा याद रखना सर, ठीक है। राजपूत ब्राह्मण अलायंस का मतलब ये था कि जो राजपूत किंग्स थे, जो ब्राह्मण स्कॉलर्स को अपने यहाँ आशा दे रहे थे, पैटर्न वो टूट जाती है सर, ठीक है समझे। तो वंस द राजपूत किंग्स लॉस्ट दे आल्सो लॉस्ट द पैटर्न, जो है ना, पर्शियन धीरे-धीरे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में निकल के आई। भक्ति मूवमेंट का अपना रोल प्ले है, नाथपंथी मैंने आपको बताया, वारकरी जो महाराष्ट्र में भक्ति संत उनको वारकरी कहते थे, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानदेव सर, ज्ञान भाई, ये सब के सब पॉपुलर स्टोरीज का यूज़ किया, बहुत सारी ट्रांसलेशन हुई, एपिक्स, पुराण, महाभारत, रामायण, भगवद गीता की, और इस तरह से रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है सर, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि रीजनल लैंग्वेज के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पांसिबल थे। ये रीजनल लैंग्वेजेस बेसिकली संस्कृत के कॉस्ट के ऊपर आई सर, ओके। अब आपको ना यूपीएससी ने एक आध दफा सवाल पूछा कि एनालाइज द स्टेटस ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन द मिडीवल एरा, कहाँ पूछा गया था सर? ये तो आया मिडीवल एरा में लिटरेचर, अर्ली एजुकेशन सिस्टम, किधर गया बे? एक सवाल आया था ना सर, ठीक है। मलफूजत, भक्ति, भक्ति मूवमेंट, अरे भाई किधर गया सर? संस्कृत का एक सवाल आया था अभी।
आया था सर, बीच में कहीं पे आया था सर, ठीक है। सो देयर वाज़ दिस क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया कि एनालाइज द स्टेटस ऑफ संस्कृत लिटरेचर ओके इन द मिडीवल एरा एंड हाउ द संस्कृत लिटरेचर टुक प्लेस ओके। देखिए हमेशा याद रखना कि संस्कृत भाषा जो है वो डिक्लाइन में गई पर पूरी तरह से डिक्लाइन में नहीं गई थी, है ना समझे। सो व्हेन द संस्कृत लैंग्वेज हैड एक्चुअली gone to the decline, it did not went to complete decline okay. Sanskrit continued to be independently existing or it continued to exist in a parallel world where certain institutions and kingdoms were still giving patronage okay. अब मजे की बात यह है कि संस्कृत जैसे भक्ति मूवमेंट के अंदर भी हमको देखने को मिल रहा है कि संस्कृत का प्रभाव था, है ना। कुछ ऑथर्स का ये मानना था कि संस्कृत पूरी तरह से खत्म हो गया, वैसा नहीं रहा ओके। सो हुआ क्या कि संस्कृत नो डाउट रिप्लेस्ड एज अ स्टेट लैंग्वेज बट द क्वांटिटेटिव डिक्लाइन हैड बेसिकली नॉट टेकन प्लेस एंड देयर वर वर्क्स दैट वर कंटिन्यूड। अब जैसे अब देखो कमेंट्रीज लिखी गई, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर विघ्नेश्वरा के बारे में बताया था, वो मिताक्षरा सिस्टम याद है कि नहीं आपको। मिताक्षरा वाज अ कमेंट्री ऑन दी स्मृति लिटरेचर ठीक है। वी विल सी कि इस पीरियड में काव्य भी लिखी गई, कविता, रिलीजियस, फिलॉसफी, ग्रामर, स्टोरीज और सबकी सब किताबें हमको मिलेगी ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि कंप्लीटली डिक्लाइन चला गया। इनफैक्ट आप देखिए कल्चर की किताबें भी हमको यहाँ से देखने को मिलती है ठीक है। कल्चरल टेक्स्ट में म्यूजिक की बुक्स लिखी जाती है, डांस की ऊपर आपको किताबें देखने को मिलती है और भी आपको लिटरेचर आपको मिलता रहेगा ठीक है। सो देयर इज एन एविडेंस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज बीइंग स्टिल कंटिन्यूस ओके। जैसे आप समझने की कोशिश करोगे तो राणा संगा के ऊपर एक सवाल आया था, हम पढ़ेंगे कल परसों की क्लास के अंदर जब रीजनल डायनेस्टीज ऑफ मिडिवल इंडिया पढ़ेंगे। तो राणा संगा साहब की कंट्रीब्यूशन ये है कि वाज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इनफैक्ट ही कंपोज्ड म्यूजिकल लिटरेचर एंड आल्सो द लिटरेचर इन संस्कृत ठीक है। तुमको संगीत शिरोमणि का टाइटल मिला हुआ है ठीक है। तो ये दर्शा रहा है कि भाई संस्कृत की अपनी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ से मिल जा रही है ओके। बहुत सारी किताबें लिखी गई थी वो भी इसी दौर के अंदर संस्कृत के अंदर ही थी ओके। सो इट्स लाइक कि देखो ये कहा गया कि देखो संस्कृत पूरी तरह से खत्म हो गया, तो ऐसा भी नहीं था। देयर वर स्कॉलर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री दैट कंटिन्यू टू गिव पैटर्न टू द संस्कृत लैंग्वेज ओके। इनफैक्ट वी विल कम टू नो कि संस्कृत वाज स्टिल बीइंग ट्रांसलेटेड एज वेल एंड इवन भक्ति के अंदर भी आपको यहाँ से मिलता है ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु आपको देखने को मिलता है, चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली रोट इन संस्कृत ओनली ओके। इस पीरियड में आपको चंपू लिटरेचर का ग्रोथ देखने को मिलता है। चंपू एक्चुअली राष्ट्रकूट पीरियड से निकल गया। चंपू समझ में आता है ना कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्स प्लस प्रोस, मतलब पैराग्राफ प्लस वर्सेस जो पोएट्री है उन दोनों को मिक्सचर यूज किया गया है ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से मिल रहा है एक राजशेखर करके स्कॉलर थे, इन्होंने काव्य मीमांसा भी लिखी थी और प्रबंध कोश करके एक बुक लिखी थी ओके। ये भी बेसिकली संस्कृत के अंदर ही थी। इनफैक्ट मिडिवल इंडिया के कोर्ट में भी हमें संस्कृत भाषा का इंपॉर्टेंस मिलेगा ओके। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि कंप्लीटली वी कम टू नो कि ये बंद हो गया था, पर संस्कृत भाषा चल रही थी। इनफैक्ट देयर वर सेंटर्स जहां संस्कृत, जैसे मिथिला आपको मिल जाता है, काशी आपको यहाँ से मिलेगा ठीक है समझे। सो नो डाउट नालंदा जैसी इंस्टीट्यूशंस तो फिर डिक्लाइन में गई बट जो ट्रेडिशनल सेंटर्स थे दैट कंटिन्यूड एट दैट टाइम सर। ये राणा कुंभा है सर, मैं संगा क्यों बोल दिया सर। तो राणा कुंभा भी है एंड राणा संगा भी आपको मिलेगा। राणा कुंभा इज द संगीत शिरोमणि सर, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग ओके। तो वी विल सी कि इस दौर के अंदर बहुत सारे सांस्कृतिक टेक्स्ट हमको मिल जाते हैं, हमको कहानी पता होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या था संस्कृत के अंदर सर ठीक है। देखो संस्कृत कंटिन्यू टू वर्क ओके। इनफैक्ट इसमें अगर आपको सल्तनत और उसके अर्ली मिडिवल पीरियड में आपको जानकारी होगी तो जैसे देवगिर करके स्टेट हुआ करता था, देवगिर मतलब जो सेना डायनेस्टी है, यादव डायनेस्टी हुआ करती थी, उनके कोर्ट में भी संस्कृत लिटरेचर बन के आया था ठीक है। ऐसा नहीं था कि कंप्लीटली खत्म हो गया। द ओनली प्रॉब्लम वाज दैट कि द क्वालिटी ऑफ वर्क है ना समझे वो डिक्लाइन में जा रहा था। क्वांटिटी ऑफ वर्क इंक्रीज हुआ, दो तरह से इंक्रीज हुआ। क्वांटिटी को इंक्रीज हुआ क्योंकि एक पेपर बन गया था, मैंने बताया था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन द मिडिवल एरा बिकॉज़ द पेपर मैन्युफैक्चरिंग वाज वेरी ईजी, लोग पुड़िया में बांध के सब कुछ है ना दे रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे सर ओके। तो वो बेसिकली बहुत फायदे में रहा सर, समझ रहे हो। पुड़िया बांध के देते थे ना सर ओके। तो पुड़िया एक्चुअली अलग ही लगता है सर, पुड़िया बोलते हैं तो कुछ और याद आता है, कौन सी पुड़िया की बात कर रहा है ठीक है। कॉलेज में कुछ अलग पुड़िया देखी थी हमने सर। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर सर, गेटिंग ओके। वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चल रहा है कि पेपर बहुत सारा आपको इसके अंदर से मिलता है सर ठीक है ओके। तो इसके कारण वी विल कम टू नो कि बहुत सारी चीजें लिखी जाएगी सर ओके ना। तो क्वांटिटी इंक्रीज बट द क्वालिटी डिक्रीज है ना, समझे समझे क्यों। क्योंकि क्वालिटी क्यों डिक्रीज हो रही थी, दो कारण थे। क्योंकि स्कॉलर्स नए नहीं थे सर ओके, जो थे वो लिमिटेड थे सर ओके। तीसरी कहानी स्टेट पैट्रोनेज ना मिलने के कारण और रीजनल लैंग्वेज के ग्रोथ के कारण भी हमको ये चीजें मिल रही थी सर ओके। तो ओरिजिनलिटी लॉस्ट हो गई, लिटरेचर रिपीटेटिव हो गया, आर्टिफिशियल थोड़ा बहुत था सर ठीक है समझे। और मेनली हेगियोग्राफी लिखी गई थी या बायोग्राफी लिखी गई थी, चरिताज आपको मिलती है। जैसे विक्रमदेव चरिता मैंने आपको बताई थी कल्हान के द्वारा लिखी, बिल्हान के द्वारा लिखी गई थी। या संध्याकर नंदी अगर आपको याद होंगे तो इन्होंने रामचरिता लिखी थी, याद है कि नहीं आपको। संध्याकर नंदी ने फिर कैवर्त रिबेलियन के बारे में बताया कि पालो के समय पे विद्रोह हो गया, पढ़ा था ना हमने सर ठीक है। वी डिस्कस ऑल दिस पार्ट ओके, रामपाल की पॉइंट ऑफ व्यू से। बुद्ध चरिता बहुत पुरानी थी सर, हम तो मिडिवल एरा की बात कर रहे हैं सर। बुद्ध चरिता तो फिर अशोक घोष के समय से था। इस पीरियड में ज्यादातर संस्कृत लिटरेचर बहुत ही रिपीटेटिव था और यूलोजिक था सर। यूलोजिक मतलब गुणगान गाने वाला था सर ओके। तो इसमें जो कालिदास की जो ट्रेंड है या बाण भट्ट की जो साहित्य थी या हर्षा के समय की, भाष के समय की, शूद्रक के समय की, वो सब किताबों की क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। दैट इज वन ऑफ द रीजंस संस्कृत लॉस्ट द ओल्ड चार्म। सो द नंबर ऑफ वर्क्स वाज नॉट द प्रॉब्लम, इट वाज द क्वालिटी ऑफ वर्क्स ओके। समझ गेटिंग ना, हमेशा ये चीज के ऊपर फोकस करना, आंकड़ों पे मत खेलना सर ना समझे। अच्छा काम करो, आमिर खान जैसा काम करने का सर। 3-4-5 साल में पिक्चर बनाने का बट धड़ल्ले से बनाओ सर। एक आध पिक्चर पिट जाएगी बात अलग है सर ठीक है, बट ओवरऑल वो काम ठीक ठाक करता है सर ठीक। वरना तो क्या होगा कि हर 2 महीने बाद पिक्चर लेके आओगे, पब्लिक आपको देख के कट डाल जाएगी ना, तंग हो जाए, बोले ये क्या हर 2 महीने पे उठ के आ गया सर ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज हैपनिंग कि दैट इज वन ऑफ द रीजंस एंड इट क्रिएटेड एन इंपैक्ट इन द लिटरेरी डिक्लाइन एज़ वेल ओके। रीजनल लैंग्वेज का ग्रोथ भी इसमें रिस्पांसिबल था, बट एक इंपैक्ट ये हुई वो थी ट्रांसलेशन सर ना। ट्रांसलेशन दो तरह से हुआ, संस्कृत से पर्शियन में भी हुआ, ट्रांसलेशन रीजनल लैंग्वेजेस में भी हुआ, याद रखना है ना। तमिल, मलयालम, उड़िया, तेलुगु, इन सब भाषाओं के अंदर इवन आप देखिए रामायण का भी ट्रांसलेशन हुआ ना सर ओके। वाल्मीकि साहब का जो दर्शन है संस्कृत में था ओरिजिनली सर ठीक है। देन व्हाट हैपेंड सर, रामचरितमानस लिखी गई सर। तो अल्टीमेटली रामायण की जो इंटरप्रिटेशन है या उसके ऊपर की एक प्रकार की जो टीचिंग्स है और उसमें जो एसेंस है उसके रीइंटरप्रेट किया गया इन द अवधी लैंग्वेज, राइट और रॉन्ग सर ठीक है। तो वी विल फाइंड कि इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो और पॉपुलर हो रही थी संस्कृत दर्शन के रूप में, बट इन रीजनल लैंग्वेज ओके ना समझे। तो इस तरह से राजाओं ने अलग अलग तरह से टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की शुरुआत की। संस्कृत को पर्शियन लैंग्वेज में सर ठीक है, संस्कृत को अरबिक लैंग्वेज में किया गया था इनिशियल पीरियड में भी सर ठीक है। इसमें आमिर खुसरो जैसे लोगों का भी योगदान मिलेगा और भी आपको ऑथर्स मिलेंगे, जैसे फिरोज शाह तुगलक हो गया, सिकंदर लोदी हो गया, इन सब के द्वारा काम किया गया था ठीक है समझे। तो देयर वर संस्कृत बुक्स दैट वर कन्वर्टेड इनटू अरबिक, देयर वर संस्कृत बुक दैट वाज कन्वर्टेड इनटू पर्शियन। ये कब किया गया था, तो अरब्स मेनली अगर आप समझोगे ना तो ये लोग लेके गए थे। रमजान में बहुत बाद में आना सब, तो अकबर के टाइम पे, अभी तो पहले की पीरियड की बात कर रहे हैं सर ठीक है। सो व्हाट यू सी ओवर हियर कि इन द ट्रांजिशन और इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सांस्कृतिक टेक्स्ट इन इंडिया हमें दो चीज देखने को मिलेगी सर ओके। पहली चीज हमें ये देखने को मिल रही है कि विद रिस्पेक्ट टू द सांस्कृतिक टेक्स्ट ओके you will see that Arabs ने translate किया। तो when the Arabs came to India, they went to Kashi, है ना समझिए, लोग बनारस गए थे, and from Banaras they learned many things and they took out many things और फिर बगदाद में लेके गए थे, ओके, बताया था सल्तनत के टाइम पे। तो ये चीज हमको यहाँ से मिलेगी हारून रशीद के टाइम पे जो खलीफ थे इनके, ओके। फिर ग्रेजुअल सेंस में और डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट अब दूसरी तरह से होगा। तो when they were attacking at that time सर, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी टेंपल के ऊपर कांगड़ा पे अटैक किया, तो वहां से उसने संस्कृत की किताबें उठाई सर, ओके, और फिर उसमें ट्रांसलेशन करवाई। या सिकंदर लोधी के टाइम पे आपको यहाँ से मिलेगा सर, ओके। तो होता क्या है कि इस तरह से इंडो पर्शियन कल्चर का ग्रोथ होगा। इसमें होगा क्या कि जो कायस्थ कम्युनिटी है व्हिच वाज नोन व्हिच वाज अवेयर अबाउट द संस्कृत लैंग्वेज, दे स्टार्टेड इंटरमिंगलिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन सर, ओके। क्योंकि वी विल कम टू नो कि द सुल्तान्स वांटेड समवन हु कैन अंडरस्टैंड बोथ, है ना। कि होता क्या है कि सुल्तान चाहता था कि वो मेरे को संस्कृत से पर्शियन में करके दे। ही हैड पर्शियन स्कॉलर्स, ही हैड संस्कृत स्कॉलर्स, ओके। बट इन दोनों की इंटरमिंगलिंग कैसे होगी सर,
तो दे वांटेड अ पर्सन हु नोस बोथ द लैंग्वेजेस, है ना, कि एक संस्कृत का स्कॉलर है और एक पर्शियन का, ऐसा नहीं चलेगा, तो फिर ट्रांसलेशन कैसे करेंगे सर? उसको अपना आता है, इसको अपना आता है, एक बंदा चाहिए जो दोनों आना चाहिए ना, दोनों साइड के ऊपर। तो इसमें कायस्थ कम्युनिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको मिलता है, क्योंकि दे वर द वंस हु लर्न्ड पर्शियन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बिकॉज़ दे वर द एंशिएंट कम्युनिटी इमर्जिंग इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। कायस्थ के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कल परसों की क्लास में, कि कायस्थ कम्युनिटी का उदय एक्चुअली ब्राह्मण से सबके सब, ठीक है ना? एंड विल कम टू, क्योंकि ब्राह्मण से थे, लैंड ग्रांट्स और ये सब लिखा करते थे, और लैंड ग्रांट चैरिटी के रूप में राजा जो भी दान पत्र दे रहा था उसके अंदर मिलते थे उनको सब, ठीक है? तो वहां से लिखते 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 फिर उनकी एक हायरार्की बन गई, एंडोगेमी बन गई, एंडोगेमी क्योंकि क्लैन बन गई थी कि भाई अपन अपनी कम्युनिटी के अंदर पूरा होल्ड रखेंगे, और इस तरह से कायस्थ कम्युनिटी का ग्रोथ हुआ है ना, स्क्रिप्ट काइंड ऑफ ना, क्या कहते हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे थे। तो इन द अर्ली मिडिवल इंडिया वी विल कम टू नो कि the caste community had a very good prominence, okay ना, because the literary traditions that emerged as a part of translations, okay ना, समझे? तो इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स आए और इन्होंने पहले खुद सीखा, क्योंकि इनको संस्कृत आती थी, जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा था संस्कृत और लोकल लैंग्वेजेस, एंड दे वेंट टू द मदरसास, ओके। और ये लोधी था, सिकंदर लोधी, जिसको ये समझ में आ गया था, और लोधी और तुगलक से ये ऑलमोस्ट शुरू हो गया कि भाई देखो, वी कैन नॉट एलिएनेट द लोकल पीपल एंड वी नीड टू हैव देम इन द एडमिनिस्ट्रेशन। सो द किंग स्टार्टेड गिविंग पैट्रोनेज कि भाई तुम भी आके पढ़ो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ एजुकेशन भी दिया जा रहा है। तो मदरसास एंड मकतब्स, अब या तो इसके ऊपर मिडिवल इंडिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मदरसास एंड मकतब्स वर दोस इंस्टीट्यूशंस वेयर द रिलीजियस एजुकेशन वाज गिवन, एंड बोथ दिस इंस्टीट्यूशंस स्टार्टेड गिविंग पैट्रोनेज, तो उसमें पैट्रोनेज देना शुरू किया। तो इस तरह से हमें ये पता चल रहा है कि ट्रांजिशन हुआ, और ये ट्रांजिशन का परिणाम ही था वेयर वी विल कम टू नो कि न्यू ग्रोथ ऑफ द रीजनल लैंग्वेज विल टेक प्लेस, समझे? तो यहाँ से ये शुरुआत आपको यहाँ से मिलती है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल सी कि संस्कृत से पर्शियन में आया। मजे की बात ये थी कि पर्शियन से संस्कृत में नहीं आया सर, ठीक है? मतलब इट्स लाइक वो राजपूत डायनेस्टी जैसा था कि भाई मुगलों ने राजपूतों के साथ तो शादी की, पर कोई मुगल कोर्ट से राजपूत के कोर्ट में नहीं गया था सर, ठीक है ना? तो रेसिप्रोकेटिंग जो कल्चर होना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा सर, ओके। तो काफी ऑथर्स इसको लिखते हैं कि भाई देखो इसमें इंडो पर्शियन कल्चर का शुरुआत हुआ, तो इंडो पर्शियन होगा तो पर्शियन कल्चर भी, पर्शियन लिटरेचर भी इंडियन कल्चर के साथ आना चाहिए, है ना, समझे? इट शुड बी टू वे अराउंड, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ से आइडियाज बहुत सारे गए, यहाँ से लिटरेचर बहुत सारा गया, पर वहाँ का जो ज्ञान, वहाँ की जो लिटरेरी ट्रेडिशन, जो धारा थी सर, समझे, वो मेनली भारतीय ट्रेडिशंस के अंदर मर्ज नहीं हो पाई सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बहुत लोगों का शायद तक ये भी मानना था कि रेसिप्रोसिटी का अभाव ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ऑथर्स इसके लिए क्योंकि आवर कल्चर वाज मेनली एडवांस, ओके ना, मतलब लिटरेरी ट्रेडिशन का भी जो थॉट प्रोसेस था बहुत आगे का था सर, ओके। ये शायद एक फैक्टर था कि भई यार हम उनसे क्या सीखेंगे, हमारा उनको लेके दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर, ठीक है ना? क्योंकि वी वर वेरी मच इंसुलेटेड ना, अल-बिरूनी भी यही सोचता रहा, बोले भाई इंडियंस बड़े इंसुलेटेड है, इंडियंस मानते नहीं है, अपने विचारों को नंबर 1 मानते हैं सर, उनको लगता है अपने से दुनिया चलती है सर, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो देन वी विल सी कि दे माइट हैव नॉट बोरोड आउट फ्रॉम द पर्शियन ट्रेडिशंस एंड रिटन डाउन इन संस्कृत, ओके। देखिए ये भी कहानी हो सकती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इस तरह से संस्कृत ओवरऑल फिर डिक्लाइन में गया। अगर पर्शियन इन्फ्लुएंस लिया होता संस्कृत में सर, ओके, तो माइट हैव बीन अ पॉसिबिलिटी फिर से रिवाइवल होता, पर रीजनल लैंग्वेजेस और एक से ज्यादा फैक्टर्स निकल के आए, और फाइनली बहुत सारी भाषाएं बन के आई सर, ठीक है ना? इसमें ये सब की सब इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस से है, और ये जो है ये द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है, ठीक है ना? तो पार्ट इज क्लियर सर, ओके, पिक्चर इज क्लियर टू यू गाइस कि कैसे डेवलप हुआ। अब इसमें थर्ड डेवलपमेंट होता है, वो है एजुकेशन का डेवलपमेंट सर, ठीक है ना? तो वापस आते हैं अपन, एक छोटा ब्रेक लेते हैं, एंड देन लेट अस कंटिन्यू विद एजुकेशन, क्योंकि पर्शियन हिस्टोग्राफी तो आज होगी नहीं, वो तो कल ही होगी सर, ठीक है? बट वी कैन गढ़वाली लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ द हिमालयन, मतलब इंडो टिबेटन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, ओके। सो इट इज एन इंडिजिनस ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस एज फार एज आई नो, टिबेटो बर्मन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, बोली के रूप में है, ओके। बट रेस्ट अदर थिंग्स नहीं मिलेगी सर, ठीक है? आप 7:30 से क्लास लेने वाले थे, नहीं आज नहीं लेने वाला, एक दिन 7 बजे क्लास है अपना, सुबह नहीं 4 तारीख को है अपना सर, ठीक है? 4 तारीख को 1 2 3 4, हाँ 4 तारीख को आई एम टेकिंग एट 7 AM। अभी इस महीने तो नहीं ले रहे, नेक्स्ट कोर्स 7 बजे से 7 7:30 से करेंगे, ओके। अभी तो 8 का ही कर रहे हैं, अभी तो देखो सर्दियाँ भी आ रही है सर। चलिए सर, नहीं ब्रेक लेते हैं, आई विल कम बैक। चलिए सर, ओके ना। अब देखिए कि सल्तनत में जो लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है ना, समझे? ये लिटरेचर के साथ एजुकेशन के ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं, है ना सर? सर व्हाई टीचर इज, देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट सर, ओके, समझे? सबके अपने-अपने रीजंस है, बट हो सके उतना फोकस करिए सर यहाँ, दिस इज व्हाट आई कैन एडवाइस फ्रॉम माय साइड सर, ओके, समझे? सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि टू मेक श्योर दैट द इकोसिस्टम रिमेन्स इंटैक्ट, ओके, समझे? हाँ, सो हमारा इंटेंशन ये है कि आप फोकस एजुकेशन के ऊपर रखिए एक टीचर के रूप में, एंड देन माइन इज मतलब आई एम नॉट अवेयर अबाउट अदर टीचर्स, ओके ना? क्योंकि मुझे बाकी सारे टीचर्स के सबके अपने-अपने रीजंस होते हैं सर, है ना सर?
सो लेट्स होप दैट कि आपकी एजुकेशन ना सफर हो सके ना अल्टीमेटली तो यही है। खैर चलो वापस आते हैं अपन बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन कैसे हुआ। अब देखिए लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, लैंग्वेज के साथ-साथ लिटरेचर बन के आया। अब बेसिकली इन दोनों का जब पैरेलल डेवलपमेंट हो रहा था तो साथ ही साथ एजुकेशन का भी डेवलपमेंट की आवश्यकता हुई। अब एजुकेशन की क्यों आवश्यकता थी सर, ठीक है ना समझे? स्टेट को क्या एक ज़रूरत थी एजुकेशन की, तो मैंने आपको बताया था कि एंशिएंट एजुकेशन 2 लोग चलाते थे। एक तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या टीचर्स के रूप में चलाया करते थे और दूसरा स्टेट चलाया करता था, याद है कि नहीं आपको? तो नालंदा जैसी इंस्टीट्यूशन स्टेट चलाता था, तक्षशिला इंस्टीट्यूट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, विक्रमशिला स्टेट चलाता था, है ना? तक्षशिला मतलब वो जो 5 महाविहार थे पाला पीरियड के अंदर से एग्जिस्ट किया करते थे, दैट वाज़ रन बाय द स्टेट ओनली सर, है ना? और स्टेट का ये मानना था कि भई हम चलाएँगे सब कुछ, ओके। तो इस तरह से एंशिएंट एजुकेशन गुरुकुल प्रथा के रूप में, इंडिविजुअल्स के रूप में और इंस्टीट्यूशंस के रूप में पहले से चल रही थी सर, ठीक है? मिडीवल एरा में सुल्तान्स को आवश्यकता हो गई थी विद रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, क्योंकि सुल्तान को लग रहा था कि भई देखो हमें शिक्षा व्यवस्था अपने हिसाब से करनी चाहिए और इसमें इंटेंशन बहुत सारे ऐसे थे कि दे वांटेड टू मेक श्योर कि एजुकेशन उनके कंट्रोल में भी रहे, दूसरा एक लॉयल क्लास ऑफ लोग भी निकल के आए, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनको फायदा होगा सर, ठीक है? क्योंकि जब तक भारतीय लोग या जो कम्युनिटी इंडियन हिंदुस्तानी कम्युनिटी है, वो अगर शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सल्तनत के थ्योरेटिकल बेसिस के ऊपर नहीं स्वीकारती तो क्या होगा, ठीक है? तो इस तरह से विल सी कि 2 प्रकार की एजुकेशन शुरू हुई इन द एंशिएंट इंडिया सर, ओके ना समझे? द एजुकेशन वाज़ फॉलोड बाय 2 मॉडल्स, वन वाज़ द स्टेट एंड द प्राइवेट मॉडल। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द अर्ली मिडीवल पीरियड आल्सो कंटिन्यूड दिस पीरियड्स, है ना समझे? अर्ली मिडीवल में भी यही हुआ। तो कुछ-कुछ जगह पे स्टेट इंस्टीट्यूशंस खत्म हुए पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स चलते रहे। देयर वर न्यू लोकेशंस और न्यू प्लेसेस वेयर वी विल कम टू नो कि द एजुकेशन वाज़ इम्पार्टेड एंड देयर वर ओल्ड प्लेसेस दैट कंटिन्यू टू फंक्शन एज़ अ सेंटर ऑफ एजुकेशन, जैसे बनारस राइट फ्रॉम द वैदिक पीरियड, है ना समझे? यूज्ड टू बी वन ऑफ द मेजर जनपदास where the education was there, so ठीक है? But even in the medieval era, the Sultanate period also, the education continued to exist, okay? So when over a period of time when the Delhi Sultans came to power, इनको भी लगा कि भाई देखो जो existing चल रहा है उसको ज़्यादा ना डैमेज करते हुए, हमें जो इंडिजिनस एजुकेशन है उसके साथ-साथ हमारी इस्लामिक एजुकेशन भी एस्टैब्लिश करनी है सर, ठीक है ना समझे? और ये इस्लामिक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर मदरसास की स्थापना कराएँगे और मकतब्स बनाएँगे सर, ठीक है ना समझे? दिस वर द हायर लर्निंग ऑफ एजुकेशन एंड द लोअर लर्निंग ऑफ एजुकेशन रिस्पेक्टिवली, जिसके थ्रू इन्होंने ये काम किया कि भाई चलो हम शिक्षा देते हैं। इसमें इनिशियली वी विल सी कि ओनली मुस्लिम्स वर अलाउड सर, ठीक है ना समझे? But then over a period of time they also allowed the Hindus and the non-Muslims of this country so that it can give more and more of coherence and it also help in the administration as well सर, ठीक है? तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। हमें 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए एजुकेशन के अंतर्गत, ओके ना समझे? पहले एजुकेशन के अंतर्गत पता होना चाहिए कि जो इंडिजिनस एजुकेशन था और सल्तनत के एजुकेशन के बीच में डिफरेंस क्या है सर, ठीक है ना? और व्हाट वर द चेंजेस। दूसरी कहानी लोकेशंस ऑफ द साइट्स, ओके ना? कुछ सेंटर्स ऑफ लर्निंग हमें पता होने चाहिए, जो पहले कौन से हुआ करते थे, बाद में कौन से आए। तीसरी कहानी इसके अंदर से द नेचर ऑफ एजुकेशन सर, ठीक है ना समझे? और चौथी इसमें कहानी आई वो है इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस, ओके? कि विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इसमें किसने कंट्रीब्यूट किया था वो भी याद रख सकते हैं कि कोई राजा ने कोई इंस्टीट्यूशन बनाया था जैसे अर्ली मिडीवल में या एंशिएंट में हमने देखा कि हर्षवर्धन है, गुप्ताज़ है या बाकी कोई डायनेस्टीज़ हमको यहाँ से मिल रही है कि दे कंट्रीब्यूटेड टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पालास हो गए। वैसे दिल्ली के सुल्तान की भी कुछ-कुछ कहानी आपको पता होनी चाहिए कि क्या-क्या कंट्रीब्यूट किया था सर, ठीक है? तो शिक्षा के ऊपर चले जाते हैं, लेट अस कम बैक टू दिस पार्ट, ओके? सो तुर्को अफ़गान कॉन्क्वेस्ट जिस तरह से हुआ, तुर्को अफ़गान क्योंकि तुर्किश और अफ़गान डायनेस्टीज़ का मिक्सचर था। इनको पर्शियन और अरबिक एजुकेशन देना था थियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो इस बेसिस के रूप में इनका ये मानना था कि एक्जिस्टिंग सोसाइटी और कल्चर के ऊपर जब हमारा कॉन्क्वेस्ट हो रहा है, तो शिक्षा ही है जो हमको बेसिकली जिताएगी। वरना तो क्या होगा कि सोसाइटी अलग रिलीजियस और सोशल कल्चरल ट्रेडिशंस फॉलो कर रही है, हम अलग कर रहे हैं, तो कोहेरेंस नहीं आ पाएगा सर, ठीक है? एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दे स्टार्टेड डिस्ट्रॉयिंग द ओल्ड सेंटर्स ऑफ एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। इनफैक्ट आप देखिए टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था क्योंकि टेम्पल्स वर आल्सो द लर्निंग सेंटर्स ना, घटिकास हुआ करती थी, वैदिक शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल्स उसके साथ जुड़े हुए थे सर, ओके? सो द मोनेस्ट्रीज और द इंस्टीट्यूशन, जैन टेम्पल्स है, बुद्धिस्ट टेम्पल्स है, हिंदू टेम्पल्स है, उनको डिस्ट्रॉय करने का एक इंटेंशन ये था कि भई अब शिक्षा बचेगी नहीं तो देन सोसाइटी विल कम टू अस, ओके? कि भई हमें कुछ ना कुछ बेसिकली दे दो। और फिर इनिशियली इनकी पॉलिसीज भी ऐसी रही थी सुल्तान्स की कि दे मेड श्योर दैट द एजुकेशन वाज़ गिवन इन सच अ वे वेयर ओनली थियोलॉजिकल एजुकेशन वुड बी गिवन सर, एंड इनिशियली द नॉन मुस्लिम्स वर नॉट अलाउड सर, ओके? सो मेनी पीपल हैड टू कन्वर्ट टू इस्लाम जस्ट टू गेट द एजुकेशन सो दैट उनको जॉब मिल जाए सर, है ना? क्योंकि नौकरी और जो व्यवस्था के अंदर प्रशासन का पार्ट था उसमें भी एक रोल प्ले होगा। फिर वो लेटर ऑन पॉलिसी बदलती जाती है बाय द लेटर रूलर्स, पर इनिशियल ऑब्जेक्टिव ये हुआ करता था सर, वेरी ओके? तो इससे 2 चीजें हुई सर, है ना? विद द एडवेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत देयर वर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम दैट डेवलप्ड। वन वाज़ द इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम। अब इंडिजिनस में प्रॉब्लम ये हुआ कि कुछ-कुछ इंडिजिनस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टिक नहीं पाए अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेजन, सो दे हैड टू माइग्रेट डाउन सर, ओके? तो बहुत लोगों को फिर जाना पड़ा भारत भारत मतलब बेसिकली उत्तर भारत छोड़ के। सो मेनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू द साउथर्न पार्ट। इन फैक्ट इसके लिए आसिफ मजूमदार लिखते हैं ना कि व्हेन होल ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज़ गोइंग थ्रू ह्यूज कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड है ना सोशो कल्चरल अपहील, इट वाज़ द साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ दैट मेड द ग्रेटर इंडिया सर, ओके? और फिर ये ग्रेटर इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने निकाला आज के कंबोडिया से लेके बाकी सारे विस्तार के अंदर कि ग्रेटर इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में दक्षिण पूर्वी भारत के पॉइंट ऑफ एशिया के अंदर फैलता है सर, क्या? तो इसमें 2 प्रकार की व्यवस्था निकल के आई, एक फॉरेन आई, एक इंडिजिनस निकल के आई। इंडिजिनस में वी विल कम टू नो कि टीचर्स, गार्डियंस इनकी कहानी आपको मिलती है। फॉरेन एजुकेशन के अंदर भी एक नई व्यवस्था मिलेगी सर आपको सर, ठीक है? तो वी नीड टू सी कि ट्रेडिशनल सिस्टम क्या थी? याद आया आपको गुरुकुल थी, गुरुग्रह थे, मठ हुआ करते थे, टोल थे, चतुष्पति थी, these are all the terms, चौपासी हुआ करती थी, these are all the terms that were used for the educational institutions, ओके? तो हमने पढ़ा था कि पाठशाला व्यवस्था थी, उपनयन सेरेमनी होती थी और उसके बाद विल सी कि आपको गुरु के वहाँ भेज दिया जाता था पढ़ाई के लिए सर, ठीक है? तो ऑटोनोमस एजुकेशन था इन द एंशिएंट एरा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पार्ट सर, ओके? एंड स्टेट सीधा-सीधा कभी कनेक्टेड होता था, इट वाज़ अ सोसाइटी। तो वेदारंभ से शुरू होता था ना, वेद आरंभ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनली स्नातक के रूप में मतलब ग्रेजुएशन के रूप में खत्म करते थे सर, ठीक है? तो वी विल कम टू नो कि मॉरल एजुकेशन भी था, रिलीजियस एजुकेशन भी था, होली स्क्रिप्चर्स की एजुकेशन भी थी और वी विल कम टू नो कि टीचर्स अपने ऑटोनॉमिक वे के अंदर चीजें चलाते थे सर, ओके? तो कोई टाइम ऑफ लर्निंग फिक्स नहीं था, 9 साल से शुरू कर दो 25-30 साल तक शिक्षा व्यवस्था मिलती थी, स्टूडेंट को ब्रह्मचर्य व्यवस्था के अंदर उस टाइम पे रहना होता था। इस दौर में सेक्युलर एजुकेशन भी दिया जाता था, मेनली ये भी सिखाया जाता था कि देखो तुम्हारी संस्कृति और तुम्हारे कल्चर के साथ तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाना है, सेफगार्डिंग भी करना है अपने कल्चर को और विदेशी आक्रमण ना हो उसके लिए भी ध्यान रखना है। खास करके आप तक्षशिला देख लीजिए, तो इट इज सो कि द स्टेट क्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि स्टेट कैसे चलाना है, रेवेन्यू कैसे चलाना है, कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे चलानी है, करनी है सर, ठीक है ना समझे? और सोसाइटी को कैसे गवर्न करना है सर। तो मूल तरह से संस्कृत में ओरल लिटरेचर के रूप में मिलिट्री एजुकेशन सब कुछ मिक्स करके दिया जा रहा था सर, ठीक है? गुरु शिष्य की परंपरा थी, वी हैड डिस्कस्ड और गुरु का काम ये था कि फादर फिगर के रूप में अपने स्टूडेंट्स को ट्रीट करे सर, ठीक है? तो इसमें फिजिकल हेल्थ, मॉरल हेल्थ इनकी अच्छी रहे, मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए भी कार्य करते रहेंगे सर, ओके? तो ओवरऑल स्थिति ऐसी थी कि कोई फॉर्मल क्या कह सकते हैं कि डिग्री तो नहीं मिलती थी पर एक सेरेमनी होती थी, संवर्धना सेरेमनी। उसके बाद आप स्नातक के रूप में पहचानते थे सर, ओके ना? कि भाई मैं स्नातक बन गया। आज भी हम लोग यूज़ करते हैं टर्म स्नातक फॉर अ पर्सन हू इज एजुकेटेड सर, ओके? डिग्री कोई फॉर्मल थी नहीं, इवन टीचर्स भी वो जो वैदिक एजुकेशन वाले थे वही थे। तो उपाध्याय है, वेदी है, द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, इस प्रकार के टाइटल्स मिलते हैं। आचार्य का टाइटल मिलता है कि भाई देखो अलग-अलग प्रकार के टीचर्स हैं जिनके द्वारा ये नॉलेज दिया गया है सर, ठीक है ना समझे? तो हुआ क्या कि इन द एंशिएंट इंडिया में मेनी सेंटर्स है ना समझे? नालंदा था, विक्रमशिला था, ठट्टा था, सिंध में मुल्तान था, वही हिंद आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलता है सर, ठीक है? पंजाब की तरफ लाहौर, प्रयाग से लेके इन सब सेंटर्स आपको मिलेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? अब हुआ क्या कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे दिल्ली के सुल्तान सत्ता के ऊपर आए, तो इस दौर में काफी लोग भाग गए सर, है ना समझे? सो देयर मेनी स्कॉलर्स हू माइग्रेटेड टू द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सर, ओके? क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली दे रियलाइज्ड कि दे विल नॉट बी एबल टू
survive. There were certain areas that continue to exist even in Delhi Sultans. जैसे मिथिला की यूनिवर्सिटी इस पीरियड में बनी, बंगाल में नादिया इस पीरियड के अंदर निकल गया, कश्मीर और मालवा में भी कुछ-कुछ इंस्टीट्यूशंस आपको मिलते हैं सर, ठीक है? तो जो लोकल रूलर्स है ना, इसमें आप देखोगे तो अजमेर भी आपको मिलेगा, पर अजमेर लेटर ऑन फिर डिक्लाइन में चला गया क्योंकि राजपूत डायनेस्टी का खत्म हो गया। तो इस तरह से मिथिला एक सेंटर के रूप में निकल के आता है। मिथिला में बहुत सारे स्कॉलर्स वहाँ पे पढ़ा करते थे सर, ठीक है? तो द गुड नंबर ऑफ स्कॉलर्स मिथिला यूज्ड टू बी विदेहा जनपद, अगर आपको याद होगा तो सर, ठीक है? और राजा जनक का किंगडम हुआ करता था, तो वहाँ फिर से रिवाइवल हुआ था ना एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पीरियड के अंदर वी विल कम टू नो कि वंस अगेन गुड नंबर ऑफ स्कॉलर्स केम अप सर, ओके? इसी पीरियड में आपको नदिया देखने को मिलता है। नदिया अगर आपको याद होगा तो जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया ना गेटिंग ओके? इसके पहले नदिया यूज्ड टू बी अ वेरी इंपोर्टेंट सेंटर सर, है ना? सेना डायनेस्टी वहाँ से रूल कर रही थी। कश्मीर कंटिन्यूड टू फ्लरिश बिकॉज़ इनिशियल पीरियड में दिल्ली के सुल्तान कश्मीर नहीं गए। तो अप टिल ज़ैनुल अब्दीन जो कश्मीर का राजा था, कश्मीर के सुल्तान के रूप में, और कश्मीर में कारकोट डायनेस्टी, उत्पल डायनेस्टी, लोहार डायनेस्टी आपको मिलती है। इन सब के अंदर भी लिटरेचर डेवलप हुआ। बंगाल के अंदर मैंने आपको बताया पाला पीरियड थी। पाला पीरियड के अंदर आतिश दीपंकर जैसे स्कॉलर आपको मिलेंगे, वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे सर, ठीक है समझे? सो ऑल ऑफ देम विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द लिटरेरी ट्रेडिशंस एज़ वेल, ओके? और राजपूत डायनेस्टीज़ के राजा भी आपको मिल जाएँगे। हमें देखने को मिलता है कि साउथ के अंदर की डायनेस्टीज़ थी, वो भी कंट्रीब्यूट कर रही थी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से। तो राजपूत किंग्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे नॉर्थ इंडिया में कुछ-कुछ जगह के ऊपर, कुछ-कुछ साउथ की डायनेस्टीज़ भी मदद कर रही थी सर, ठीक है ना समझे? सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि जैसे ही सुल्तान्स आए, सुल्तान्स डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ एजुकेशन सर, ओके? अब ये क्या होगा सर? जैसे आप देखोगे गुजरात के अंदर हेमचंद्राचार्य थे सर, ओके? बट देन ग्रेजुअली विल कम टू नो कि हेमचंद्राचार्य और सोलंकी डायनेस्टी का डिक्लाइन चला गया, एंड देन वी विल सी कि न्यू बेसिकली डायनेस्टीज़ दैट केम टू पावर, दे डिसाइडेड टू टेक एजुकेशन इन देयर ओन कंट्रोल, ओके? अब देखिए दिल्ली के सुल्तान्स को एजुकेशन को लेके क्या चिंता थी? तो मैंने बताया कि द ऑब्जेक्टिव वाज़ टू व्हाट, है ना? ऑब्जेक्टिव वाज़ टू एस्टैब्लिश अ न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन सो दैट द रूल गेट लेजिटिमाइज्ड। दे वांटेड टू मेक श्योर कि भई उनकी जो पेनिट्रेशन हो डीप डाउन तक जा पाए सर, ओके? और इसमें धार्मिक शिक्षा सबसे मेन थी सर, ओके? तो इसके लिए थियोलॉजिकल एजुकेशन की बात की गई सर, हेडिंग ओके? तो इस तरह से नेचर ऑफ एजुकेशन बदल गया। पहले कैसा था? सेक्युलर था, स्टेट क्राफ्ट था, लिटरेचर का डेवलपमेंट था और अलग-अलग जगह के ऊपर बना सर, ओके? दूसरी कहानी क्या हुई कि भई ऑब्जेक्टिव अब तुम्हारा ये है कि भई इस्लाम को हमको पॉपुलराइज़ करना है और बेसिकली जो भी मुस्लिम्स हैं उनको हम फेवर में लेंगे सर, ओके? तो इसमें वो उलेमा जैसे वो ब्राह्मण राजपूत अलायंस था, यहाँ पे उलेमा मोनार्क अलायंस होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है? कि जहाँ सुल्तान ने आलिमों को बुलाया और कहा कि देखो तुम रिलीजियस स्कॉलर हो, तो भई आप एक काम करो सर, ठीक है ना समझे? कि रिलीजियस एजुकेशन के लिए पुश करो सर, हेडिंग ओके? तो इस तरह से टॉप डाउन अप्रोच के रूप में चीज़ें चलती है, जो अभी तक इंडिजिनस थी। इंडिजिनस का मतलब है कि लोकल थी, हॉरिजॉन्टल एजुकेशन चल रहा था, चतुष्पदी, टोल, संगम, गुरुकुल, नाम ही है गुरुकुल सर, ठीक है? गुरु के कुल में रहना, बट वो सब व्यवस्था बदल जाती है सर, हेडिंग ओके? सो द स्टेट क्रिएटेड देयर ओन एक्लेसियल डिपार्टमेंट, उसको सदर कहते थे अगर आपको याद हो, काज़ी थे मेन तो, काज़ी गुज़ात भी सर, है ना? तो ही वाज़ द हेड ऑफ द रिलीजियस डिपार्टमेंट एंड आल्सो द अहले कलाम, है ना? द मेन पर्सन। सो बेसिकली हिज वर्किंग वाज़ आल्सो रिलेटेड टू द मॉस्क एंड द मदरसास दैट वर वर्किंग ऑन सर, ओके? तो जितनी भी मॉस्क हुआ करती थी ज़्यादातर, ओके? ये मॉस्क के बाजू में मकतब और मदरसा को क्रिएट किया गया। देखो मदरसा वाज़ द लर्निंग सेंटर्स, विदिन द मदरसा देयर यूज्ड टू बी प्राइमरी सेंटर कॉल्ड एज़ मकतब, हाँ, समझे कि समझे? तो जितने भी मस्जिद थी, जितने भी खानक थे, खानक मतलब सूफियों की जो दरगाह हुआ करती थी या जहाँ सूफी रहते थे पहले और फिर उनकी मृत्यु के बाद वहाँ दरगाह बनी। इन सब जगह के आजू-बाजू में लर्निंग सेंटर बना दिया गया कि भई देखो यहाँ एक आलिम है या कोई सूफी है, वो एजुकेशन भी देगा, लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, पर अंडर द स्टेट कंट्रोल सर, हेडिंग ओके? तो वी विल फाइंड कि स्टेट ने कहा, स्टेट ने आलिमों को कहा कि तुम अपने हिसाब से डिजाइन करो, आपको क्या पढ़ाना है सर, ठीक है ना समझे? सो द आलिम्स और द स्कॉलर्स ऑफ रिलीजन सर, दे वर गिवन द अथॉरिटी बिकॉज़ दे वर द एक्सपर्ट पीपल अंडर द आईज़ ऑफ द सुल्तान कि भई आपको जो पढ़ाना है पढ़ाइए सर, ठीक है? तो इस तरह से मकतब की स्थापना की गई और मदरसा की स्थापना की गई। ये मेनली वी विल सी कि मौलवीज़ के द्वारा या आलिम्स के द्वारा चलते थे और स्टूडेंट्स को करीबन 4 साल की उम्र में पढ़ाई मिलने की शुरुआत होती थी। उसको बिस्मिल्लाह सेरेमनी कहते हैं। तो वहाँ वेदारम था एंशिएंट इंडिया में, वहाँ से ट्रांसलेशन बिस्मिल्लाह सेरेमनी के रूप में आया सर, ठीक है? कुछ लोगों के घर पे भी आके प्राइवेट ट्यूशन भी मिल जाते थे। राजा के छोकरे लोग थे, वो कभी मकतब मदरसा में नहीं गए सर, ओके? तुगलक थे, तो उनके यहाँ पे विल सी कि अतालिक्स आते थे। अतालिक्स वर द ट्यूटर्स ऑफ दैट टाइम सर, है ना? प्राइवेट ट्यूशन की पद्धति आपको मिल जाती है। अब इनको पढ़ाया क्या जाता था? तो इस्लामिक लर्निंग था, जैसे पुराने वैदिक पीरियड के अंदर वैदिक एंड बुद्धिस्ट एंड जैन एजुकेशन के साथ-साथ जो प्रैक्टिकल नॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का हो, यहाँ मेनली प्रैक्टिकलिटी कम थी और थियोलॉजी ज़्यादा थी सर, ठीक है? सो द नेचर ऑफ डिफरेंस और द नेचर ऑफ एजुकेशन दैट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द एंशिएंट और द इंडिजिनस एंड द फॉरेन एजुकेशन विद द इस्लामिक लर्निंग वाज़ दिस ओनली सर, ठीक है? तो पढ़ाया क्या गया सर, है ना? तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है ना, कुरान और कुरान के बाद हदीस। मैंने बताया हदीस इज़ व्हाट सर, ठीक है? सो हदीस द कमेंट्री ऑन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, उनके टीचिंग्स के बारे में और भी उनके जीवन के साथ बनी हुई जो भी घटनाएँ थी और उनकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो करीबन प्रॉफिट साहब की मृत्यु 200-300 साल के बाद ये सब लिखी गई थी सर। तो उन सबको इकट्ठा करके इसी के इस्लामिक स्क्रिप्चर्स को टीच किया गया सर, हेडिंग ओके? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि रिलीजियस एजुकेशन देने की कोशिश की गई, पर्शियन लैंग्वेज को यूज़ किया गया और अरबिक मेनली पढ़ाया जाता था ओनली फॉर थियोक्रेसी। पर्शियन वाज़ गिवन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब इन्होंने मिक्सचर किया। इन्होंने क्या किया कि अरबिक भाषा खाली उतनी में ही हम पढ़ाएँगे जहाँ कुरान को पढ़ना हो और हदीस को पढ़ना हो। बाकी सब जगह के ऊपर पर्शियन पढ़ाई जाएगी सर, ठीक है, ओके? क्योंकि एक ये भी कहानी है कि थोड़ा बहुत उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए सर, ओके? तो इस तरह से वी विल कम टू नो कि इनिशियली पहले मकतब में बच्चों को भेजा गया। मकतब के बाद हायर एजुकेशन के लिए जाते थे मदरसास में और मदरसास के ऊपर आते थे जामिया सर, ठीक है समझे? तो मदरसास एंड जामियास वर द हायर लर्निंग एजुकेशन, वो कॉलेजेस और हाई स्कूल्स के इक्विवेलेंट थे, रेसिडेंशियल स्कूल्स हुआ करती थी। वहाँ पे भी पर्शियन और अरबिक लर्निंग, क्योंकि अरबिक वाज़ देखो अरबिक लर्निंग हमेशा थ्योरेटिक रहा। पर्शियन वाज़ मोर ऑफ प्रैग्मेटिक लर्निंग कि देखो यहाँ तो दोनों यूज़ करनी है। वैसे यहाँ पे भी ऐसा था सर ना, संस्कृत की जो किताबें थी वो मेनली थ्योरेसी के पॉइंट ऑफ से एंशिएंट इंडिया में ज़्यादा सिखाई जाती थी और फिर जैसे-जैसे रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करने की शुरुआत करेंगे, वो भी लर्निंग का पार्ट बन गया सर, ठीक है? तो वी विल फाइंड कि दोनों की कहानी आपको यहाँ से मिलती है। टीचर्स को हायर किया गया स्टेट के द्वारा और स्टेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि एजुकेशन इम्पार्ट करने की शुरुआत करेगा। अब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि हर बार स्टेट को अपनी एक्जिस्टेंस को प्रूव करवाना पड़ता था और एक नई व्यवस्था भारत में लाई जा रही है। इनफैक्ट दिस वाज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द हिंदुस्तानी मुस्लिम्स एज़ वेल, ओके? क्योंकि दे वर क्वाइट नॉट अवेयर अबाउट हाउ द एजुकेशन इज़ टू बी इम्पार्टेड और व्हाट शुड बी गेट, ओके? समझे? क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए कि हिंदुस्तान के लोग काफ़ी लोग इस्लाम की तरफ गए, बट देन द रियलिटी वाज़ दैट कि स्टिल दे कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड कि हाउ द एजुकेशन इज़ टू बी गिवन टू अस, ओके? आप क्योंकि वो जगह तो यही थी ना ज्योग्राफिकली तो। सो दे वर नॉट अवेयर अबाउट द कस्टम्स एंड द ट्रेडिशंस जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलनी चाहिए सर, ओके? सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि द सुल्तान्स हैड अ वेरी ह्यूज चैलेंज ऑफ दैट टाइम सर, ओके? कि भई एक एक्सोटिक एजुकेशन सिस्टम है, जो सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया में मेनली वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया का मिक्सचर था। थियोक्रेटिक लर्निंग वेस्ट एशिया से आती थी और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो सब सेंट्रल एशिया से आती थी, है ना? कि ईरान से आ गई और मध्य एशिया के जो चेंजेस हो रहे थे वो सब इन्होंने लाने की कोशिश की। अब प्रॉब्लम क्या होता था कि राजा पेट्रोनेट दिया, उसने 2-4 इंस्टीट्यूशंस बनाए। जैसे उसकी मृत्यु हुई तो इंस्टीट्यूशंस टूट जाते थे सर, ठीक है? सो मदरसास और एनी काइंड ऑफ मकतब, ओके, समझे, वो भी टूट जाएगा। तो वही कहानी आपको यहाँ से मिलती है, बट लेटर ऑन पीरियड के अंदर द स्टेट डिसाइडेड टू गिव मोर एंड मोर ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग एज़ वेल सर, ठीक है? तो कहा गया कि भई देखो खाली और खाली थियोलॉजी नहीं देंगे, हम तारीख भी लिखने की सिखाएँगे, हम इनको साइंस के बारे में भी बताएँगे, हम इनको मैथमेटिक्स के बारे में, क्योंकि क्या हुआ कि बिकॉज़ ऑफ द इंडिजिनस डेवलपमेंट एंड द कल्चरल एक्सचेंज इज़ मोर विथ इंडियन पीपल और इनके स्कॉलर्स ये मैंने बताया कि काशी और ये लोग वहाँ पे भी गए थे पहले। तो दे रियलाइज़ दिस पार्ट कि देखो वी हैव टू गिव द मिक्सचर्स, ओके? वी कैन नॉट रन द सोसाइटी बेस्ड ओनली ऑन द थियोरेटिक लर्निंग, ओके? तो इनिशियली द नेचर ऑफ द इस्लामिक लर्निंग और द दिल्ली सल्तनत लर्निंग वाज़ मेनली थियोरेटिक इन नेचर सर, समझे? और कहा गया कि थियोरेटिक ही पढ़ाएँगे। बट लेटर पीरियड तक आते-आते ग्रेजुअल ट्रांजिशंस में हमें ये पता चलता है कि मैथ्स भी सिखाया गया, एस्ट्रोनॉमी भी सिखाया गया और तवारीख मतलब हिस्ट्री राइटिंग भी सिखाई गई और थोड़ा बहुत साइंस भी सिखाया गया। सो दिस आर ऑल द पर्शियन वर्ड्स, ओके? इसमें तवारीख तो याद रहता है, रियाज़ अगर आपको याद रहे तो लग सकते हो, बाकी सब तो याद नहीं रहेंगे सर, ठीक है? और इसमें ही थियोरेटिक लर्निंग भी दी गई सर, है ना? हदीस सिखाया गया,
इस्लामिक फिक़्ह मतलब जो जूरिस्प्रूडेंस है, लीगल मैटर्स में क्या डील करना चाहिए, है ना, समझे? थियोलॉजी की पार्ट सिखाई गई और लिंग्विस्टिक पार्ट भी सिखाई जाती है, गेटिंग ओके। तो होता क्या है कि द मेथड ऑफ लर्निंग चेंज्ड ग्रेजुअल पीरियड में सर, ओके, एंड दिस इज़ हाउ वी विल सी कि मोर एंड मोर नंबर ऑफ हिंदूज़ आल्सो स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द लर्निंग पार्ट एज़ वेल सर, ओके। तो धीरे-धीरे करके हमें ये पता चलता है कि मदरसाज़ में इंस्टीट्यूशंस बने, उसमें फिर लाइब्रेरी बनी, पेपर वेट मैन्युफैक्चरिंग तो उस पीरियड में हो ही रहा था, तो उसका भी डेवलपमेंट हुआ और यहाँ से एजुकेशन का ग्रोथ होगा सर, ठीक है ना? तो नेचर समझ में आया आपको कि कैसे? तो हमको एक मेन 200 शब्दों के अंदर आइडिया रहना चाहिए कि नेचर में 2 था, एक तो रिलीजियस था और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव और जो कंटेम्परेरी डेवलपमेंट था, मैथमेटिक्स, साइंस, अलजेब्रा और उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी इससे तवारीख बन रही थी, तो तवारीख के कारण लिटरेरी ट्रेडिशंस और बढ़ेंगे और डेवलपमेंट आपको यहाँ से मिलेगा सर, गेटिंग ओके। एंड साइमल्टेनियसली वी कैन हाइलाइट अदर पोर्शंस ऑफ हिस्ट्री एज़ वेल सर, ओके। तो रिलीजियस डिस्कोर्सेस और कैलीग्राफी और इन सबको भी पुश किया गया, इसको कहते हैं नस्तलीक सर, ओके। तो लेटर पीरियड में नस्तलीक लिपि का बहुत डेवलपमेंट होता है, अकबर के कोर्ट तक आते-आते, जहाँ कैलीग्राफी में ये सब लिखी जाती थी, कुरान के वर्सेस और बाकी सारी सब, ठीक है। अब इसमें किसने काम किया था? कौन-कौन राजाओं के द्वारा सर, है ना? एक तो नेचर हो गया, ट्रांजिशन कैसे हुआ मिडीवल पीरियड में, उसकी नेचर हमने देख ली। अब सुल्तान्स कौन-से थे? अरब्स ने सबसे पहले बनाया, तो याद रखना है हमें अरब्स ने बनाने की शुरुआत की। ग्रेजुअल सेंस के अंदर आते-आते एजुकेशन के ऊपर काम वी विल सी दैट गज़नी के समय पे होगा सर, है ना? क्यों होगा? क्योंकि अरब्स और गज़नवी इन्वेजन में ट्रांसलेशन का काम हो रहा है। ट्रांसलेशन का क्यों काम हो रहा है? क्योंकि इस दौर में द इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम से ये लोग बहुत प्रभावित हुए थे सर, ठीक है। सो अल बिरूनी ये कहता है कि गज़नी के कार्यकाल के अंदर सर, है ना, करीम ओके, इन्होंने मदरसास बनाए थे, जहाँ पर्शियन और अरबिक लर्निंग तो बढ़ाया गया, बट साइमल्टेनियसली इनको ट्रांसलेशन का भी पुश किया गया। तो यहाँ की वस्तु, यहाँ का नॉलेज, ये सब कुछ बेसिकली अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई एंड इट कंटिन्यूड अप टिल 1200 है ना, 1200 क्यों? क्योंकि जब तक ये मंगोल शासक भारत में नहीं आते हैं और भारत तो छोड़ दीजिए सेंट्रल एशिया तक मतलब पर्शिया तक कॉन्कर नहीं करेंगे, इराक तक, तब तक हमें देखने को मिलता है कि इंडिया की किताबों का ट्रांसलेशन शुरू हो गया था सर, ठीक है। फिर लेटर ऑन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंस्टीट्यूशंस बनाए, उसने मॉस्क बनाई, कुव्वतुल इस्लाम के अंदर एक मदरसा बनाई जाती है। कुब्जा अगर आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का साथी था, है ना, अल्तुतमिश उसको खत्म करता, उसने भी एक मदरसा बनाई। फिर बख्तियार खिलजी अगर आपको याद होगा जिसने नालंदा तोड़ा, उसने भी मदरसा बनाई दिल्ली में। तो एक से अधिक राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा ये सब चीजें बनाई जाती है, ठीक है। फिर लेटर ऑन क्या हुआ कि दिल्ली में सल्तनत के समय पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टूटने की तैयारी हुई। क्यों होती है? 2 कारण थे। मंगोल आने की शुरुआत हो गई, वी वर अवेयर अबाउट 1240 के बाद मंगोल आए और जिस तरह से मंगोल आए तो मंगोलों ने 1240 से लेके 1280 तक, अगले 30-40 साल तक आग लगाई, ठीक है। इन सब के चक्कर के अंदर वी विल कम टू नो कि टेम्परेरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टूटे। इसमें आमिर खुसरो, जैसे आमिर खुसरो की भी पूरी बन गई थी, हम लोग कल पढ़ेंगे। इनको मंगोल उठा के लेके चले गए थे सर, ओके। फिर वो बलबन ने छुड़वाया उनको कि भई है ना, बचाओ उनको सर, ओके। तो मंगोलों के आक्रमण के कारण दिल्ली में शैक्षणिक व्यवस्था का ग्रोथ हुआ। क्यों? क्योंकि मंगोल सेंट्रल एशिया से आए ना जो रूट से, तो वहाँ के जितने भी स्कॉलर्स थे और ऑथर्स थे, दे हैड टू माइग्रेट आउट। तो इसमें देयर इज अ गुड नंबर ऑफ स्कॉलर्स कमिंग टू इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसमें मिन्हाजुल सिराज भी आया और हसन निजामी भी आया और भी लोग आपको यहाँ से मिलेंगे सर, ओके। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर विल बी स्कॉलर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, देयर विल बी स्कॉलर्स फ्रॉम इंडिजिनस पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब जो लोकल से वो भी निकल के आएंगे और वो भी बेसिकली एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे। तो बलबन के समय पे भी कल्चरल एजुकेशन का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई। जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी के समय पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि एजुकेशन जो है उसको पुश किया जाता है, ऐसा नहीं था कि नहीं किया गया सर, क्योंकि सबको एक चीज थी कि भाई देखो एजुकेशन तो चलना चाहिए, थियोलॉजिकल हो, जुडिशियल एजुकेशन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन हो, हमको देना पड़ेगा, नहीं चलेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो दिस इज हाउ वी विल कम टू नो कि इन द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी देयर वर स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एशिया एज़ वेल, ओके ना, जिनको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम लिखो राजा के लिए और फिर रिलीजियस और थियोलॉजिकल एजुकेशन भी दो सर, ठीक है। तो इसमें आमिर खुसरो भी आपको यहाँ से देखने को मिलता है, वी विल आल्सो फाइंड कि आमिर खुसरो भी मिलेंगे जो इसी दौर के अंदर लिटरेचर के और एजुकेशन में काम कर रहे थे सर, ठीक है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया, उसने भी मदरसा बनाई तुगलकाबाद में और फिर लेटर ऑन जहांपना फोर्ट के अंदर जहांपना फोर्ट उसने बनाया था। तुगलकाबाद तो जीबीटी के समय से बन गया था सर, ठीक है। फिर फिरोज शाह तुगलक आया, अगर आपको याद होगा फिरोज शाह तुगलक के समय पे बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ। देखिए अभी तक जो एजुकेशन था उसमें इस्लामिक एजुकेशन था पहला, दूसरा खाली मुस्लिम ही पार्टिसिपेट करते थे सर, ठीक है, क्योंकि स्टेट के ऑब्जेक्टिव कुछ उस टाइम पे नए-नए थे और क्लियर नहीं था कि क्या करना था, ओके। फिरोज शाह तुगलक को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि देखो मुझे इंडिजिनस एजुकेशन के साथ काम करना पड़ेगा और इंडिजिनस कम्युनिटीज के साथ भी। और इसके कारण इसने ऐसे तो बड़ा ये ऑर्थोडॉक्स था क्योंकि इसने बहुत लोगों को पर्सिक्यूट किया, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स दोनों को, बट देन इसने ट्रांसलेशन का काम शुरू करवाया, मैंने आपको बताया ना। तो ये जो ट्रांसलेशन का काम शुरू कराया जब कांगड़ा के ऊपर अटैक किया, ज्वालामुखी के ऊपर, तो ग्रेजुअल सेंस में विल सी कि इसके समय पे हिंदूज पार्टिसिपेट करने की शुरुआत करते हैं। हिंदूज क्यों? क्योंकि ऑब्वियस था कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम द हिंदू कम्युनिटी वाज इन्वॉल्वड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज़ वेल सर, ओके। सो दे स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन पर्शियन एंड ही अलाउड कि तुम आके मदरसा में पढ़ो। अब ये थोड़ा बहुत शुरू ही हुआ था, टेम्परेरी टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि तैमूर आया 1398 में, है ना। तो फिरोज शाह तुगलक का पीरियड तो आपको पता ही होगा, 1350 से लेके 88 तक का पीरियड है, 51 से 88, और 1398 में तैमूर आया, तो फिर मेरे को क्यों तोड़ा? तो तैमूर ने आके दिल्ली के आजू-बाजू के इंस्टीट्यूशंस को फिर तोड़ दिया सर, ठीक है। अगेन वी विल कम टू नो कि ग्रेजुअल सेंस में हमें देखने को मिल रहा है कि डेवलपमेंट हुआ लोधी के समय पे सर, ओके। और लोधी ने कहा कि नहीं, नहीं हमको फिर से बनाना पड़ेगा, नहीं चलेगा। नाउ लोधी ओपन्ड अप द होल एजुकेशन सिस्टम सर, ओके। क्या कहा कि भाई देखो अपने को आगरा, दिल्ली जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशंस बनाओ वहाँ पे बनाओ और ये बनाने के बाद वी विल कम टू नो कि इंडियंस को और हिंदूज को साथ में लो सर, ठीक है ना, समझे? तो इंडिजिनस लिटरेचर को पर्शियन में ट्रांसलेट करना है, संस्कृत टू पर्शियन ट्रेडिशन इनके समय पे शुरू हुए और दोज़ पीपल हू वर एक्जेम्प्टेड सर, समझे, ट्रेडिशंस के रूप में, उनको भी धीरे-धीरे एजुकेशन में लाने की कोशिश की गई सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस प्रकार की व्यवस्था निकल के आई, उसमें बहुत सारी किताबें भी ट्रांसलेट होती है, सिकंदर लोदी खुद भी लिखता है और यहाँ से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदली सर, ठीक है। अब इसकी इम्पैक्ट क्या पड़ी इंडिया के ऊपर सर, ना समझे। तो याद रखना कि ये जो लैंग्वेज और एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे थे सुल्तान, ये एजुकेशन क्या पर्कोलेट हुआ डाउन क्लासेस के अंदर या ऊपर से जो टॉप डाउन आ रहा था सर, बिल्कुल नहीं सर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वी विल कम टू नो कि ये एजुकेशन तब जाके पेनिट्रेट होता जब इंडियन मासेस इसको एक्सेप्ट करते सर, ओके। प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिशनल क्लास जो था उनको ये भाषा समझ में नहीं आती थी सर, है ना, समझे। कायस्थ लोग गए थे, वो भी अपने काम के लिए गए थे, काइंड ऑफ यू सी कि जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए सर, ठीक है ना, समझे। एक तो इंडिजिनस थी नहीं और मेथड ऑफ इंपोजिशन भी थोड़ा अलग था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ओवरऑल स्थिति ये हुई कि पर्शियन लैंग्वेज वाज वेरी मच एलियनेटेड सर, है ना, क्योंकि इट डिड नॉट मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंडियंस, है ना, समझे, तो सुल्तान अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना चाहता था। सुल्तान ये नहीं सोच रहा था कि भाई मैं इनको ग्रेजुअली धीरे-धीरे पूरी तरह से फांसी रंग में लगा दूँ। देखो अंग्रेज ने बड़े स्मार्ट निकल के इसमें से, ठीक है। हमको अंग्रेजी में कर दिया, किया कि नहीं किया सर, ठीक है। ये तलवार की धार के ऊपर कर रहा था सर, है ना। मकौले को इसके लिए दाद देनी पड़ेगी कि ही इम्पोज्ड अ लैंग्वेज ऑन अस व्हिच वाज नॉट इंडिजिनस बट वी आर नाउ फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड ईटिंग एंड स्लीपिंग एंड, है ना, एवरीथिंग इन इंग्लिश सर, ओके, समझे, समझे। तो वी विल फाइंड कि ये पर्शियंस नहीं कर पाया सर। तो पर्शियन कंटिन्यू टू बी द स्टेट लैंग्वेज। अब देखिए 1200 के बाद से लेके 1835 तक मैं कहूँगा करीबन 635 साल तक या 650 साल तक फारसी भाषा भारत की स्टेट लैंग्वेज थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट में भी इनिशियली 100 साल तक पर्शियन स्टेट लैंग्वेज रही है, बाय द वे सर, है ना, ऐसा नहीं था कि नहीं रही है। प्रॉब्लम ये था कि पर्शियन वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मासेस। क्यों? क्योंकि वी विल सी कि द हिंदुस्तानी मुस्लिम्स ओनली वांटेड टू गेट द जॉब्स। The Kayas were only able to get the jobs, okay? So there were class of people who were in India who wanted to get the learn the Persian language, but then we'll see कि बड़ी limitations आपको यहाँ से मिलेगी और इसके कारण alienization continue। ऊपर से पर्शियन से ज़्यादा उर्दू ज़्यादा पॉपुलर हुआ सर, ठीक है, समझे। इसके लिए आप देखोगे लोगों को फारसी नहीं आती थी पर उर्दू आ गई सर, ओके। उर्दू वाज बीइंग स्पोकन बाय द masses over a period of time। आप देखिए पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर उर्दू ज़बान क्यों बोली गई सर और फारसी नहीं आपको मिलती है। फारसी 18th सेंचुरी में कोर्ट लैंग्वेज ही रहती है।
18th सेंचुरी मतलब ब्रिटिश जब आए भारत में शासन के रूप में आए, तो दे वर डिस्ट्रॉय द पर्शियन लैंग्वेज। 1835 में मकौले ने उसको हटवाया, इसको विलियम बेंटिक को कह के कि भाई चलो अपने अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में परिवर्तित करते हैं, और बहुत टाइम बदल गया है सर, ओके ना। तो मकौले ना वो कंट्रोवर्सी हुई थी एजुकेशन को लेके, तो पर्शियन दी तो जा रही थी राजा के द्वारा सर, ठीक है, बट स्टिल द पर्शियन कुड नॉट इमर्ज एज वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज। तो एजुकेशन में ये हुआ कि मिडिवल एरा में जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन है वो नहीं चल पाया, है ना, समझे। बट स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं चल पाया, बट देन वी कैन से द प्राइवेट एजुकेशन दैट वाज गिवन बाय द इंस्टीट्यूशंस, दैट इज द गुरुकुल्स एंड द चतुष्पति एंड द टोल एंड द संगमास कंटिन्यू टू फ्लरिश, है ना, समझे। तो आपको एजुकेशन के ऊपर मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पूछा गया था कि मुगल्स के ऊपर बताइए, मुगल्स के ऊपर बताइए एजुकेशन, है ना। नेक्स्ट टाइम आपको पूछ देगा कि दिल्ली सल्तनत के अंदर एजुकेशन के स्टेटस के बारे में बताइए, तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, समझे। ये अर्ली मिडिवल इंडिया के ऊपर तो आ चुका है, 750 से लेके 1000 तक का या 1200 तक का जो पीरियड है, इसमें तो आ चुका है कि आइडेंटिफाई द अर्ली मिडिवल इंस्टीट्यूशंस, ओके, है ना, असेस द स्टेटस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन अर्ली इंडिया, ओके, कि भाई हाउ इट वाज देयर सर, नहीं तो अर्ली इंडिया है, मतलब ये तो पूरा एंशिएंट आएगा सर, ओके। मैं तो अर्ली मिडिवल समझ रहा था, सॉरी माय बैड सर, ओके। सो दिस वाज होल एंशिएंट, पढ़ा हुआ है तक्षशिला नालंदा से लेके विक्रमशिला और बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस का कैसे डेवलपमेंट हुआ, बट दे कैन आस्क यू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, ओके ना, ऑन द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन सल्तनत। ये आया था नहीं आया था, ये आया, देखो आया था, मतलब एक तो बताया हुआ सर, क्रिटिकल इवैल्यूएट द एजुकेशन डेवलपमेंट पूछा 15 मार्क में ही है सर, ठीक है। तो हमें देखना है कि एजुकेशन डेवलपमेंट मासेस में परकोलेट नहीं हुआ, कहीं पर एजुकेशन डेवलपमेंट जो स्टेट चाहता था वो कभी फुलफिल नहीं हो पाया, है ना, समझे। एंड बेसिकली क्यों, क्योंकि भाषा अलग थी, नेचर ऑफ सिलेबस अलग था एंड मेथड ऑफ इंपोजिशन अलग था। आप देखिए तलवार की धार के ऊपर बोलोगे कि ये भाषा बोलनी है तो तुम नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे मार दो मेरे को नहीं बोलूंगा। पर अगर आप ऐसे ग्रेजुअली बताओगे तुम भाषा बोलोगे तो तुम्हें नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, छोकरी को छोकरा मिलेगा, है ना, समझे, काइंड ऑफ ना सेटलमेंट हो जाएगा, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा ना, गाड़ी मिलेगी, लाड़ी मिलेगी, सब मिलेगा सर, ठीक है। तो देन फिर क्या होगा, भाई ये भी बोल रहे हैं मैं भी बोल रहा, लेट अस स्पीक आउट सर, समझे, समझे, दोनों के दोनों बात कर रहे हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम पंजाब सर, ओके। तो जो अरे तुम दोनों यहाँ के लोकल लोग हो सर, ठीक, तो तुम कहाँ अंग्रेजी में बात कर रहे हो सर, यू हैव सीन दिस, ओके। व्हेन यू मीट न्यू पर्सन यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। आप गलत, मेरे को गलत प्रूव कर देना सर, है ना, अगर आपकी इंटरेक्शन जैसे हुई है कॉलेजेस में या कॉलेजेस के बाद के पीरियड में, आप कभी लोकल लैंग्वेज यूज नहीं करते हो इंप्रेस करने के लिए, आप हमेशा, और दोनों पार्टीज में, इट्स नॉट लाइक वन पार्टी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। क्यों, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसी बनाई है सर, है ना, समझे, सिस्टम ही ऐसी बनाई गई है जहाँ बोला गया है कि अगर लोकल लैंग्वेज प्लीज करोगे तुम्हारी वैल्यू डाउन हो जाएगी सर। तो सामने वाला फिर बोलेगा ये देसी गवार लगता है सर, इनको थोड़ा है ना नहीं रास्ता नहीं करना है सर, ठीक है। तो अभी भी कम तुम लोग कि सुल्तान फारसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं सर, ओके। एजुकेशन डेवलपमेंट में जिसकी पॉपुलैरिटी इसकी होनी चाहिए वो नहीं ला पाए सर, समझ में आया आपको। तो इसकी कहानी थी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज खत्म करते हैं एजुकेशन को, और आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन, कल बात करता हूँ वापस सर, ठीक है ना। चलिए 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 सर, ओके। हाउ शुड आई स्टार्ट माय ऑप्शनल, शुड आई वेट फॉर पेपर 2, नहीं मिडिवल इंडिया शुरू कर दो, मुगल शुरू कर रहे हैं हम लोग सर, ठीक है। कल मेरे को याद कराओ ना सर, तो मेरे को भी कहीं रिपोर्ट करना है 10:30 बजे सर, ओके। ब्लैंक अचीवमेंट किसने कहा? अच्छा इसको ना, विलियम बेंटिक को ना, उसके कहने का कारण था